So once again, I welcome you all. Namaste and hello everyone. This is Rajiv Leelamani. एंड आज का जो बेसिकली डेमो सेशन मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली शेल्डियन मेथड के ऊपर बेस्ड है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनालिसिस और न्यूमरोलॉजी के मेथड्स को स्टडी किया होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बट मेरा आज का जो मेन सेशन है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं आपको सबको बताने वाला हूँ ये ना तो आपने कभी सुना होगा, ना देखा होगा, ना कभी पढ़ा होगा। एंड 90% ऑफ द कंटेंट इज टोटली एंटायरली डिफरेंट। जो अभी तक आपने प्रैक्टिस की हुई है उससे कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट है। होता क्या है बेसिकली कि हम न्यूमरोलॉजी में जब भी आते हैं, चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे हम किसी को किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा होता है कि हम यूट्यूब्स बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट्स वगैरह देखते हैं। और बात यहाँ पर ये आती है कि जितना मुझे पता है उतना मुझे मेरे क्लाइंट को भी पता रहता है। सोशल मीडिया लोशो ग्रिड से इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोशो ग्रिड में बहुत तरह तरह के पैटर्न जितने भी दिए होते हैं, जितने भी योगास दिए होता है, या फिर रिपीटेड नंबर्स या मिसिंग नंबर्स, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है सोशल मीडिया के कंटेंट में। नाउ व्हाट हैपेंस कि कभी भी आपके पास क्लाइंट कोई आता है अगर कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो जो आप उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उसके प्रिडिक्शंस करते हो, लाइक रिपीटेड नंबर्स या मिसिंग नंबर्स के हिसाब से, ये उसे पहले से अंदाजा होता है, उसे पहले से पता होता है। रही बात 50% की, यानी नेम चेंज की, सो देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर एंड सो मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल अक्रॉस द वेबसाइट्स कि वहां पर जाकर वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके एक अच्छे कंपाउंड नंबर पे नेम लेकर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का नेम नंबर अगर 31 पर है और उसे अपने नाम को 33 या 37 पर लगा लेकर आना है, तो करना क्या होता है, सिर्फ एक या दो लेटर्स को एड ऑन ही तो करना है, एंड उसके बाद उसके पास एक पावरफुल कंपाउंड नंबर आ जाता है। तो क्लाइंट यहाँ पर ये सोचता है कि मैं किसी को कंसल्ट करने क्यों जाऊं, मैं सामने वाले को इतनी फीस क्यों पे करूं, और वो खुद ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है। सो इसमें गलती क्लाइंट्स की नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट्स जो यूट्यूब वगैरह में अवेलेबल होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं क्लाइंट को एक हौसला देते हैं कि नहीं, मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ और मैं भी एक अच्छा नेम करेक्शन कर सकता हूँ। और शायद यही कारण है कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास ना ये सबसे मेजर इशू आता है कि सर मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आता है, और क्लाइंट आता है तो कन्वर्ट नहीं होता है, और कन्वर्ट होता है तो हमसे पैसे यानी फीस मांगी नहीं जाती है। सो दीज आर द थ्री मोस्ट कंसर्न जो आज के समय पर हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे होते हैं। सो लोशो ग्रिड के लिए मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि लोशो ग्रिड ना आज की डेट में एक बहुत पावरफुल साइंस जरूर है, लेकिन इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरे व्यक्ति को पता होता है। आपने अगर न्यूमरोलॉजी के दुनिया में कदम रखना है तो आपको लोशो ग्रिड आता ही आता होगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि मोर देन 90% केसेस में मैं जितने लोगों को भी पढ़ाता हूँ या उनसे बात करता हूँ, हर किसी को लोशो ग्रिड जरूर आता है। लेकिन सॉरी, लेकिन अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें हटकर एक नए अप्रोच की तरफ बढ़ना होता है, क्योंकि जो चीजें क्लाइंट को पता है उसके लिए वो कभी भी पे नहीं करेगा। सो आज जो हम शेल्डियन मेथड के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनोखा है। सो सबसे पहले बात यहाँ पर यह आती है कि कोई भी नाम को जज करने से पहले हमारा फोकस 1356 पर ही क्यों जाता है कि मुझे नाम को टोटल 1356 पर ही लेकर आना है। ऐसा क्यों होता है कि 24789 को हमने एक तरह से बुरा या नेगेटिव माना हुआ है। एंड मैक्सिमम टाइम्स में अगर आप देखोगे तो 24789 का कोई क्लाइंट अगर मेरे पास आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम सी इसलिए क्योंकि इसका नाम 24789 पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि दुनिया के मैक्सिमम जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, या फिर आप पॉलिटिशियन बोल लीजिए, या बड़े से बड़े बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हैं, जितने भी लोग हैं, इनके नेम नंबर कई बार आपको 24789 पर देखने को मिल जाएंगे। अब 1356 पर अगर हमने फोकस करना है तो 24789 क्या करेंगे बेचारे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने डिसाइड कैसे करना है कि नाम किस नंबर पर देना है। अब मान लीजिए कि 1356 में से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिसाइड करता हूँ कि नेम नंबर मुझे 5 पर क्लाइंट को देना चाहिए। अब 5 नंबर में भी 23, 32, 41, 50, 51, 59 इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जिसके सबके टोटल 5 नंबर पर है। अब इसमें से कौन सा कंपाउंड नंबर देना है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मान लीजिए कि 41 नंबर पर अगर मुझे नाम देना है और उसके अंदर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि किसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है। आई नो थोड़ा आप सबके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए किसी क्लाइंट का नाम विकी मल्होत्रा है। अब ये एक रियल केस स्टडी है जो पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ मैंने आज कुछ सालों पहले फेस किया हुआ था। सो विकी मल्होत्रा का टोटल अगर आप देखेंगे या तो 40 पर आता है। अब विकी मल्होत्रा के नाम को 40 से 41 पर करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि मैं आई वाई या ए को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू नंबर 1 पर आती है। सो मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए, वी डबल आई, के डबल वाई, एम डबल ए और आर डबल ए, और इन में से चारों के चारों ऑप्शंस 41 नंबर पर आ गए।
अब अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि इनमें से आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर हो पहला ऑप्शन का। क्योंकि कई बार हम यही सोचते हैं कि जो क्लाइंट का नाम रहता है उसमें फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैं कुछ चेंजेस लेकर आऊं तो ये ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स लास्ट नेम में कोई भी चेंजेस प्रेफर करना पसंद नहीं करते हैं। सो मैंने भी इसी तरह से ही किया कि मैंने क्लाइंट को नेम नंबर फर्स्ट रिकमेंड किया था। एंड ट्रस्ट मी, 6 महीने बाद इसी क्लाइंट ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि राजीव जी, आपने जो मेरे नेम करेक्शन किए थे, पहले से ज्यादा प्रॉब्लम इनफैक्ट अब बढ़ चुकी है, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब मैं ये सोचता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अच्छा, लगातार ना मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी। तो किसी को मैंने 42, किसी को 41, किसी को 46 नंबर, मैंने किताब उठाकर वापस से पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा सारे कंपाउंड नंबर्स तो पॉजिटिव है, फिर क्लाइंट्स वापस ऐसे कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं। ये बात है करीबन 7 से 8 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आप सबको। बार बार इतनी कंप्लेंट्स आने के बाद ना मुझे लगा कि शायद न्यूमरोलॉजी कोई डिफरेंट चीज है, या तो मुझे नहीं पता है या फिर मुझे आता नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी अच्छे कंपाउंड नंबर पर नाम लेकर आने को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें मेरी क्या जरूरत है। अगर कोई 10th या 12th क्लास का स्टूडेंट को भी अगर मैं इसको फॉर्मेट बता दूं ना कि ये पॉजिटिव कंपाउंड नंबर्स होते हैं, सो दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। आजकल की जो जनरेशन होती है ना, हमसे कई ज्यादा गुना आगे बढ़ी हुई है, तो वो तो नेम करेक्शन यूं चुटकियों में कर देती है किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो फिर हम जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ती है। बहुत ही गहन स्टडी करने के बाद जाकर पता पड़ा कि कंपाउंड नंबर का इंपॉर्टेंट रोल तो होता ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके पीछे की बैकअप एनर्जीज, यानी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर। किसी भी कंपाउंड नंबर के पीछे की जब तक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होगी, वो कंपाउंड नंबर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, चाहे कितना भी पावरफुल नंबर क्यों ना हो। यानी इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी पॉजिटिव कंपाउंड नंबर के पीछे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव होगी, तो वो पॉजिटिव कंपाउंड नंबर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके अपोजिट, किसी भी नेगेटिव कंपाउंड नंबर, जैसे कई बार बहुत सारे लोगों के नाम 24789 पर आते हैं, या 4 या 8 पर मान लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव है तो ये 4 और 8 बहुत पावरफुल हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, बोमन ईरानी को हम सब जानते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1959, कॉम्बिनेशन है 2 and 2, नेम नंबर 29 पर। अब किसी इंसान का कॉम्बिनेशन 2 2 पर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम यहाँ पर 1356 के ऊपर चूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन नेम नंबर 29, अगेन अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन के इशूज या दूसरे बहुत सारे इशूज अटैच रहते हैं 29 नंबर के साथ में। लेकिन बोमन ईरानी के साथ में अगर आप देखेंगे तो 2 2 के कॉम्बिनेशन के साथ 29 नंबर ने नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ इनको वहां पर दिया हुआ है। इसी तरह से माइकल जैक्सन की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 26 और नेम नंबर 44। अब माइकल जैक्सन की जगह कोई आम व्यक्ति अगर आपके पास या मेरे पास आया होता और हमने अगर ये देखा होता कि 26 के कॉम्बिनेशन में नेम नंबर 8 पर है, सॉरी, तो पहली फुर्सत में हमने इसके नेम को चेंज करने के लिए रिकमेंड किया होता। लेकिन जब माइकल जैक्सन की बात आती है ना, तो फिर हमें ये लगता है कि माइकल जैक्सन इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, आखिर से नाम 8 नंबर पर सूट कैसे कर गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास जब न्यूमरोलॉजी में आंसर्स नहीं होते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब की तरफ। और फिर मैं अपने आप को संतावना देने की कोशिश करता हूँ ये सोचकर कि हो सकता है कि 4 और 8 यानी राहु और शनि जो है माइकल जैक्सन की कुंडली यानी हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए माइकल जैक्सन को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नेम नंबर में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल साइंस है ना कि हमें दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, इसके आंसर्स आपको यहीं मिल जाएंगे। यानी माइकल जैक्सन का 44 का जो कंपाउंड नंबर है, इसके पीछे की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, जिसके कारण से माइकल जैक्सन को दुनिया भर में अक्रॉस द वर्ल्ड नेम, फेम, रिचनेस, रिकॉग्निशन सब कुछ इनको देखने को मिला। इसी तरह से लेट श्री लता मंगेशकर जी, डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 14 का और डेस्टिनी, नेम नंबर भी 40 नंबर पर। अब जिसका डेस्टिनी 4 नंबर पर है, उसे वापस से 4 नंबर पे नाम कैसे सूट कर सकता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम नंबर 40 के पीछे भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, जिसके कारण से लता मंगेशकर जी का एक हमने दुनिया भर में एक रिकॉग्निशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अमिताभ बच्चन का अगर आप नाम देखेंगे तो उनका नाम 43 पर आता है, टॉम क्रूज का देखेंगे तो 8 नंबर के टोटल पर आता है, और इनफैक्ट कपिल शर्मा तो कॉमेडी नाइट्स के जो किंग है, उनका नेम नंबर 31 यानी 4 नंबर पर आता है। कोई तो बात होगी। अगर हम सबका फोकस सिर्फ 1356 पर किया जाता है, तो फिर आखिर इसके पीछे का क्या राज है, जहां पर नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स में भी इतनी सारी रिकॉग्निशन देखने को मिल रही है।
सो सारा खेल कंपाउंड नंबर्स का नहीं है, यानी पीछे कोई जरूर ऐसी एनर्जी है जो इन सारी चीजों को एलिवेट कर रही है, और ये है फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। तो यहां पर मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि जब तक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं होगी, आपका कितना भी पावरफुल कंपाउंड नंबर क्यों ना हो, वो उतने बेटर रिजल्ट्स देने की ताकत नहीं रख पाता है। अच्छा, कई बार ऐसा सुनने में आता है, देखने को आता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ या बातें करता हूँ ना, तो मैंने पाया है कि कभी भी किसी पर्सन को अगर आपने नेम नंबर 1 पर रिकमेंड करना है कोई नाम, तो मैक्सिमम ये प्रेफर कि पहला जो नाम होता है 10 एंड 19 पर देना चाहिए, एंड जो फुल नेम का टोटल होता है, वी प्रेफर ईदर टू गो ऑन टोटल ऑफ 37, 46, 55 या 64। इंडिया में मोर देन 90% न्यूमरोलॉजिस्ट 28 नंबर पे नाम देना पसंद नहीं करते हैं, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि 28 नंबर के केस में ना कई बार लोग इसे एस्ट्रोलॉजी के साथ में हिसाब से गणना शुरू करते हैं। जैसे 2 और 8 का टोटल नंबर 1 पर आता है, 2 नंबर चंद्र का, 8 नंबर शनि का, और चंद्र शनि जब भी आता है तो ये विषय क्रिएट करता है। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में 28 नंबर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए लोग 28 नंबर पे नाम देना पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बार ये भी सुना है कि 2 नंबर चंद्र यानी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर यानी लोहे लोहे को रिप्रेजेंट करता है, और पानी और लोहा जब भी साथ में आता है तो यहाँ पर जंग लगती है, इसलिए 28 नंबर पे कोई नाम देना पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस धारणा से हम सबको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में 28 नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ वेल्थ। और नंबर ऑफ वेल्थ भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे, चाहे रतन टाटा जी हो, धीरू भाई अंबानी जी हो, लेट श्री धीरू भाई अंबानी जी हो, या बिल गेट्स हो, जिम कार्लोस हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं, आपने अभी राकेश झुनझुनवाला जी का भी नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट के जो किंग रह चुके हैं, उनका भी डेस्टिनी नंबर 28 पर है। 28 इज द नंबर ऑफ वेल्थ का माना जाता है, और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल नंबर की कैटेगरी में आता है 28 नंबर। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी आप ना गूगल में सर्च करके देखना रोलेक्स वॉचेस के बारे में। रोलेक्स वॉचेस गूगल पर जब आप सर्च करेंगे ना, उसके इमेजेस में जाइएगा, और इमेजेस में जाने के बाद आपको जितने भी रोलेक्स की वॉचेस दिखेंगी ना, मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 70 to 80% केसेस में, रोलेक्स में जो राइट साइड पे जो डेट दी होती है ना, वो भी 28 नंबर की वो वहां पर डिनोट करते हैं, क्योंकि 28 नंबर एक बहुत ही शक्तिशाली वेल्थ का नंबर माना जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि पिछले कुछ सालों से, आप इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना पिछले कुछ सालों से तीनों खान ने अपना सिक्का जमाया हुआ था, यानी शाहरुख, सलमान और आमिर को अगर हम देखें, लेकिन अक्षय कुमार ने पिछले कुछ सालों में अपने दम पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो तीनों बॉलीवुड सुपरस्टार्स को पीछे किया हुआ है। अक्षय कुमार का नेम नंबर 28 पर है, फिर इनको आखिर क्यों नहीं नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं? सो सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर नाउ। एक बार प्लीज मैसेज करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूप जी, थैंक यू सो मच। सो मैं आपको अक्षय कुमार के बारे में बता रहा था कि इनका नेम नंबर 28। जैसे हम सब देखते हैं कि अक्षय कुमार ने पिछले कुछ सालों में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मूवीज इस टाइम पर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन अक्षय कुमार के नाम से आ रहा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा टैक्स पेयर में भी अक्षय कुमार का नाम है। सो कहाँ आखिर प्रॉब्लम है? सो 28 में नंबर में प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली 28 नंबर के इस नाम के पीछे की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और अक्षय कुमार के अलावा अगर आप देखेंगे बेसिकली, तो हम सब अल्लू अर्जुन को भी जानते हैं, जिन्होंने पुष्पा मूवी के बाद इनकी रिकॉग्निशन जो है पूरी दुनिया भर में और भी ज्यादा तेजी से फैलती गई। सो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन के केस में अगर आप देखेंगे तो इनका भी नेम नंबर 28 नंबर पर आता है। सो 28 नंबर से ना हमने घबराना नहीं है। बेसिकली मैं आज ना आपको सेशन के बाद, जस्ट 1 आवर के सेशन के बाद, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, और वहां पर मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि दुनिया की जो सबसे पावरफुल एलिट क्लास के जो लोग होते हैं, जो पावरफुल कंट्रीज होती है, वो इन नंबर्स को किस तरह से यूज करती है। सो बेसिकली कोई भी नंबर खराब नहीं होता, और हमेशा से ये मानकर चलिए कि जिस भी चीज के लिए आपको डराया जाता है या फिर रोका जाता है ना, असली खजाना उसके पीछे ही छुपा होता है। सो यहाँ पर नेम नंबर के कंपाउंड नंबर से ज्यादा उसके फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर हमें ज्यादा कंसंट्रेशन करना होता है, और वही आपको एक्चुअल में रिजल्ट देने की ताकत रखता है। चलिए, अब सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारा फोकस जाता है कि डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन क्या है, और उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से सामने वाले पर्सन को नेम नंबर क्या दे रहा है। और कई बार नेम नंबर ऐसा होता है कि
नेम नंबर के अलावा हम वहां पर मिसिंग नंबर्स को भी ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, ये ना बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इजी होता है किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए कि क्लाइंट की कोई भी व्यथा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा होती है ना, हम उसकी प्रॉब्लम को मिसिंग नंबर से कनेक्ट करके उसे बताने की कोशिश करते हैं कि सर, आपकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है। आपके पुत्र संतान नहीं हो रही है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है। आपको नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है या फिर लक फैक्टर की कमी है क्योंकि 3 नंबर मिसिंग है। सो क्लाइंट को ये लगता है कि हे भगवान, आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेज तो दिया, पर ये नंबर्स भी दे दिए होते तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती। हम सबके लिए ना ये बहुत इजी कनेक्टिविटी हो जाती है कि क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है उसे मिसिंग नंबर से कनेक्ट कर दीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आता क्यों है? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मिसिंग नंबर्स होता क्यों, हम इसे कोरिलेट करते ही क्यों हैं। ईश्वर ने हम सबको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भेजा है, तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अवेलेबल नंबर्स है ना, वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है। हमें मिसिंग नंबर्स के ऊपर पाक नहीं क्यों है? और मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट हमने न्यूमरोलॉजी में सुना हुआ है, वो भी सिर्फ लूशु ग्रिड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि आपने कभी किसी ज्योतिष विद्या अगर आपने पढ़ी है, ज्योतिषी पढ़ी हुई है, या फिर आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया होगा, तो आपको पता होगा कि जब कुंडली बनती है तो 12 के 12 हाउसेस में कोई ना कोई प्लेनेट कहीं ना कहीं विराजमान जरूर होता है। वहां कोई मिसिंग प्लेनेट नहीं होता है, वहां पर कोई भी मिसिंग नंबर की थ्योरी नहीं चलती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्यों होता है कि हम मिसिंग नंबर के ऊपर फोकस करते हैं? लेकिन क्या ये मिसिंग नंबर भी सही है? आप मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स अवेलेबल होते हैं, ये आपके लिए अस्त्र और शस्त्र का काम करते हैं, और इसी को लेकर आपने बैटल फील्ड में उतरना है। मिसिंग नंबर्स की दरकार ही नहीं होती है यहाँ पर, मिसिंग नंबर्स के ऊपर हमने फोकस ही नहीं करना होता। अब ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मान लीजिए मैं अपने घर पर बैठा हूँ, अचानक मेरी लाइफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो क्या 500 से 1000 किलोमीटर दूर मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बैठे हैं, वो मेरे लिए मदद करने के लिए आएंगे, या फिर आसपास के मेरे नेबर्स या जो आसपास मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो मेरी मदद के लिए आएंगे? मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ना कहीं अगर आप देखेंगे, तो हम अपने आप और क्लाइंट को भी कई बार डाइवर्ट कर देते हैं उनके थॉट प्रोसेस को लेकर। आप ये मानकर चलिए कि कई बार आपके पास मान लीजिए किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 3, 5, 6 नंबर अगर मिसिंग है, अब ये कौन सा कैलकुलेशन होता है कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो मैं उस पर नाम रख लूं? 3, 5, 6 अगर नंबर नहीं है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है। अब एक बार अगर किसी पर नाम रखकर आपने उसको एक्टिवेट कर भी दिया, तो बाकी 2 नंबर्स का क्या होगा? सो मिसिंग नंबर का इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट ना तो पाइथागोरस में है, ना शेल्डियंस में है, ना वैदिक में है। ये कहीं ना कहीं का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत हद तक आपको लोशु में देखने को मिल सकता है, बाकी और किसी भी मैथोलॉजी में। बिकॉज दुनिया भर में 14 न्यूमरोलॉजी के मेथड्स है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हम वी आर अवेयर ऑफ 4 to 5 मेथड्स ओनली। सो मिसिंग नंबर्स की जगह अगर आप देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स ना होकर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ और नाम के अंदर हिडन फॉर्म में छुपे हुए बैठे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ सालों पहले जब मैंने क्लाइंट से बात करना शुरू किया था, क्योंकि मैंने भी नया नया लोशो ग्रिड और नई नई चीजों को उस टाइम पर सीखा था। अच्छा, हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है कि जब हम न्यूमरोलॉजी सीख कर आते हैं ना, तो हम क्लाइंट्स को बहुत तरह तरह की बातें बताना पसंद करते हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था कि मैंने जब किसी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ को देखा, मैंने कहा सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना 5 नंबर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन पावर में वीकनेस होगी, कम्युनिकेशन लेवल डाउन होगा, आपको स्टेज फियर होगा, आप खुलकर लोगों के सामने बात नहीं कर पाते होंगे। तो क्लाइंट ने बड़े ही प्यार से स्माइल करके बोला, क्या बात करते हैं राजीव जी, मैं एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एट अ टाइम 200 से 300 लोगों को हैंडल करता हूँ, और आप बोल रहे कि मेरी कम्युनिकेशन पावर वीक होगी। बात तो सही थी, कहीं ना कहीं गलती तो मेरे अंदर थी, क्योंकि मैंने यही देखा था कि यही पढ़ा था कि 5 नंबर किसी के पास ना होने से ये कम्युनिकेशन पावर को में वीकनेस लेकर आता है। लेकिन बाद में बहुत इन डेप्थ में स्टडी करने के बाद पता पड़ा कि कई बार एक नंबर अगर आपके पास में मिसिंग है, तो उसकी पावर को दूसरा नंबर भी रिप्लेस करने की ताकत रखता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास जब 5 नंबर नहीं था, अब 5 नंबर मर्क्यूरी का होता है, ये हम सब जानते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में अगर आप जाकर देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि बुद्ध के मरकुरी के जो बायोलॉजिकल फादर थे वो चंद्र थे, और नॉन बायोलॉजिकल फादर जो थे वो जुपिटर थे। चंद्र का नंबर 2 और जुपिटर का नंबर 3, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो नंबर 5 का क्रिएशन होता है। यानी विरासत में दोनों पिताओं की जो गुणवत्ता है, ये मरकुरी को मिला था। और इसलिए शायद बोला जाता है कि मरकुरी की स्पीड तेज क्यों होती है, क्योंकि उसके पिता चंद्र है, बायोलॉजिकल फादर चंद्र है। चंद्र एक राशि में भ्रमण जब करता है ना, तो 2 से 2.5 दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर लेता है, और ये स्पीड उसे अपने पिता से मिली है, यानी बुद्ध को अपने पिता चंद्र से मिली है। हम सब जानते हैं कि जुपिटर का काम होता है बोलने का, क्योंकि वो टीचर है, प्रोफेसर है, उसका पढ़ाने का काम है। तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी रखता है और उसकी कम्युनिकेशन पावर भी अच्छी होती है। तो ये सारे जो गुण हैं
मरक्यूरी को वहां से मिले, और इसलिए मरक्यूरी की स्पीच भी बहुत अच्छी होती है और उसको इंटेलेक्ट का प्लैनेट माना जाता है। तो इसीलिए मानकर चलिए कि किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 5 मिसिंग है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास नंबर 2 या नंबर 3 प्रेजेंट है इन बर्थ या डेस्टिनी के हिसाब से, तो आप सामने वाले क्लाइंट को मत बोलना कि आपकी कम्युनिकेशन पावर वीक हो सकती है। क्योंकि किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर नहीं है, लेकिन नंबर 2 या नंबर 3 या दोनों नंबर्स बर्थ या डेस्टिनी में अवेलेबल होते हैं, ऐसे लोगों की भी क्वालिटी बोलने की बहुत अच्छी मानी जाती है। उनका जो वोकल होता है या फिर उनकी जो ओरेटरी होती है बहुत अच्छी पॉजिटिव मानी जाती है। सो न्यूमरोलॉजी में इस तरह के बहुत सारे हजारों तरह के पैटर्न्स होते हैं, जिसको डीप स्टडी करने के बाद आप क्लाइंट को बहुत अच्छा एनालिसिस यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से जाएंगे कि सर आपके पास ये मिसिंग है वो मिसिंग है, मैंने तो कई बार ये भी देखा हुआ है, सुना भी हुआ है कि आज की जनरेशन में कई सारे पेरेंट्स का ये मानना होता है कि हमारे जब से 2000 के बाद की जो ये जो सीरीज शुरू हुई है, ये जो सेंचुरी शुरू हुई है, यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि 5 नंबर का डेट ऑफ बर्थ में नहीं तो 5 नंबर ब्रह्मास्त्र का काम करता है, हम अपने बच्चे का नाम 5 नंबर पे रख देते हैं। लेकिन इस तरह की गलतियां हम सब में से किसी को नहीं करनी चाहिए जब तक इसके बारे में डीप नॉलेज ना हो, क्योंकि 5 नंबर भी पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के साथ में निगेटिव रिजल्ट देता है, और इतने हद तक निगेटिव रिजल्ट देता है कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो पर्टिकुलरली आपको इस साल में भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने पहले से प्रोजेक्शन किया हुआ है कि 2023 का जो साल होगा ये फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड होगा। और अब दुनिया में जो मंदी का दौर शुरू होने जा रहा है या हो चुका है, उसके बारे में आपने न्यूज चैनल पर देखा ही होगा, लेकिन ये जस्ट अभी सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 से 4 5 महीनों में आपको एक बहुत बड़ा सुनामी देखने को मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से। और इन सब के बारे में काफी हद तक आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजों का वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया भी हुआ है। चलिए, अब मिसिंग नंबर के रेमेडी के थ्रू कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरे क्लाइंट के पास अगर 5 नंबर मिसिंग है, तो हम रेमेडीज में क्या देते हैं कि सर आप अपनी पॉकेट में ना ग्रीन हैंकरचीफ रखिए, और ग्रीन हैंकरचीफ के अलावा आप अपने घर में ग्रीन प्लांटेशन कर लीजिए। हो सके तो आप घर में अपने बेडशीट, कर्टेन्स, कारपेट सब ग्रीन कलर के कर दीजिए। शुरू शुरू में मैंने भी किया था, घर में ना ग्रीनरी ज्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था घर में दिल गार्डन गार्डन हो रहा है करके। लेकिन बात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पर्टिकुलर जो रेमेडीज हम देते हैं ना कहीं लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज अगर नंबर्स के हिसाब से दी जाए तो ये ज्यादा कारगर साबित होती है, ज्यादा पावरफुल साबित होती है। एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब की जो स्टडी है ना, बहुत परफेक्ट और बहुत पावरफुल है, और उनकी रेमेडीज उनके पैरामीटर्स के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की और पैटर्न्स उठा रहे हैं किसी और चीज के, तो ये सही नहीं माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के अपने खुद उसूल है, न्यूमरोलॉजी के खुद अपने कुछ पैटर्न्स है, जिसको हम सब ने फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी बहुत इन डेप्थ की साइंस है, लाल किताब बहुत इन डेप्थ की साइंस है, और उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं, उनके जो रेमेडीज होती है, वो वहां पर बहुत अच्छा सिद्ध कारगर साबित होती है। लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी डॉग को फीड करूंगा या स्ट्रीट डॉग को फीड करूं या घर में कोई डॉगी पालूं तो मेरा 7 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह के ख्यालों से हमें बाहर निकलना आना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमरोलॉजी की बहुत बारीकियों से अगर आप देखोगे ना, तो ये सारी चीजें ना आपको मिथ्या जैसी लगेंगी। शायद मेरी बातें आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये पिछले मैं 7 8 साल का एक्सपीरियंस आपको काम करा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ पे मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे थे। मैं भी ना बहुत जल्दी जंप कर गया था मार्केट में कि देखो मुझे भी न्यूमरोलॉजी आती है, मैं भी लोगों को दिखा सकता हूँ कि पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं, किसी की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। जब तक आप अपनी खुद की लाइफ चेंज नहीं कर सकते ना, हम फ्रेंड्स की लाइफ कैसे चेंज करेंगे। और ये मुझे ठोकरे खाने के बाद मिली है। सो जैसे बोलते हैं ना कि फेलियर्स से ये इंसान सीखता है, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है क्लाइंट्स की, क्योंकि मैं रिजल्ट्स दे नहीं पाता था, लेकिन अंदर से खुश होता था कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन पैटर्न्स के बारे में जब पता पड़ा ना, तब जाके धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए थे। सो वापस से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर कंपाउंड नंबर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी कोई रेमेडी देते हो तो उसे मिसिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, क्योंकि मिसिंग नंबर्स से के अलावा जो आपके पास अवेलेबल नंबर्स हैं, वो आपकी दिशा को डायरेक्शन देते हैं, वो आपकी दिशा डिसाइड करते हैं, ना कि मिसिंग नंबर्स आपकी दिशा को डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में ना हम क्लाइंट्स को यंत्रास एंड मंत्रास वगैरह भी देते हैं, और बहुत सारे लोग इसे फॉलो भी करते हैं। अब यंत्रास की जब बारी आती है ना, तो यंत्रास के केस में ऐसा होता है कि कई बार क्लाइंट को अगर कोई यंत्रा वगैरह देना होता है तो हमें बनाना नहीं आता है। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या किसी फ्लाइट में किसी बस में होता है कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो। अब सोचो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी कितनी बढ़ जाती है कि अगला 3 4 घंटे का जो सफर है मेरा बहुत अच्छा कटेगा, क्योंकि मैं अब इनसे कुछ अपने बारे में पूछूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ में भी लाइफ में 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि कोई ज्योतिष मेरे साथ में थे,
ट्रस्ट मी, इतना मजा आता है ना जब आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स के बारे में उनसे पूछते हो, तो अच्छाइयाँ बुराइयां सब कुछ आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है। लेकिन कितना अच्छा होता है कि इस जर्नी में आपका ये पर्टिकुलर को पैसेंजर जो होता है ये क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। सो इससे बेहतर बात तो हो नहीं सकती ना। लेकिन ऐसे मौके पर ना कोशिश करके रिपोर्ट उसी टाइम बनाकर दे दी जाती है, क्योंकि हम डेस्टिनी का वेट नहीं करते कि उसका स्टेशन आ जाए, वो चला जाए, मैं बाद में रिपोर्ट दे देता हूँ। अब ड्यूरिंग द जर्नी कई बार मैं ऐसे जब रिपोर्ट बनाता था ना, तो मुझे यंत्रास बनाने नहीं आते, और कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होता है कि आप मोबाइल में कॉपी कर रहे हो या फिर आपके पास कोई बुक है, आप उसे कॉपी करके उसके सामने बना रहे हो। सो अब मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बनाना सिखाऊंगा कि लोशु सॉरी कि यंत्रास को यहाँ पर कैसे बनाया जाता है। लोशु ग्रिड मेरे मुंह पर इसलिए आ गया था क्योंकि मैं ये बोलने वाला था कि लोशो ग्रिड हम सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, यानी 492 357 816 हम सबको याद है। लेकिन जब हमारे खुद के ग्रहों की बारी आती है, जब हमारे खुद के प्लैनेट्स की बारी आती है, तो हम में से नौ यंत्रा में से किसी को कोई भी यंत्रा बनाना नहीं आता है। सो आज के बाद आप सबको ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपको यंत्रा बनाना नहीं आता है। आप बिना किसी कॉपी किए हुए, बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से या किसी बुक को रेफर किए हुए आप भी यंत्रा बना सकते हो, और इसका लॉजिक बहुत ईजी है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से जब आप सीखेंगे ना, आप जिंदगी भर उस चीज को नहीं भूलेंगे। तो अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरी और पेन ले लीजिए, और विद इन 15 सेकेंड्स के अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर यंत्रा को कैसे बनाया जाता है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी चीज को जब हम लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर तो हो जाती हैं, साथ में हमारा मर्क्यूरी भी वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। सो अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यंत्र कैसे बनाया जाता है। सो मेरे साथ साथ आप भी इसे नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहले जिस हिसाब से हम लोग लोशो ग्रिड का एक स्क्वायर बनाते हैं, 3x3 का जो कॉलम क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे। अब इस तरह के ना दो आइडेंटिटिकल बॉक्सेस को हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। सो इस तरह के दो ग्रिड्स मैंने यहाँ पर ले लिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला ये जो मैंने ग्रिड बनाया हुआ है, इसमें एक एक बॉक्स को हम यहाँ पर एड ऑन करते हुए जाएंगे। आई रिपीट, इसमें हम एक एक बॉक्स को यहाँ पर एड ऑन करते हुए जाएंगे। चलिए, अब देखते हैं कि यंत्रा को कैसे बनाया जाता है। सो शुरुआत करते हैं हम गुरु के यंत्र से, यानी जुपिटर यंत्र से। अच्छा, जब भी आप यंत्र बनाते हो ना, तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकल नंबर को कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे कि अब जैसे मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ कि जुपिटर का यंत्र कैसे बनाया जाता है, तो जुपिटर का रूलिंग नंबर 3 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन हमें न्यूमरोलॉजिकल रूलिंग नंबर को कंसिडर नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि जुपिटर कौन से दिन को रूल करता है। सो वी ऑल नो जुपिटर थर्सडे को रूल करता है, पहली बात। सेकेंड, थर्सडे का जो नंबर है ये संडे से किस पोजीशन पर आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे की पोजीशन 5वें नंबर पर है। तो आप लोग जब भी जुपिटर का यंत्र बनाएंगे, यहां पर सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है, यहां पर 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और बढ़ते हुए क्रम में आप नंबर्स को फिलअप करते जाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट का जब आप यंत्र बनाते हैं, तो उसे उसका रूलिंग डे देखा जाता है, और उस रूलिंग डे की जो पोजीशन है संडे से वो किस नंबर पर आती है, वो नंबर आपने यहाँ पर फिलअप करते जाना है। सो 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। अब यहां पर ध्यान में बात ये रखने की, ये जो 3 कॉलम्स है ये फिलअप करना है, ये दो वाले जो कॉलम्स है इसको एज इट इज हमने, जो दो डायगोनल बॉक्सेस है इसको एज इट इज हमने खाली छोड़ देना है। सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये जो 4 कॉर्नर के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 10 12 6 और 8, और सेंटर का नंबर 9, इसे उठाकर मैं बाजू वाले बॉक्स में कॉपी कर लूंगा यहाँ पर। सो 10 9 6 12 and 8, ये 5 नंबर्स को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब बचे 4 नंबर्स, और वो आउटर नंबर वाले जो 4 नंबर्स हैं ये अभी रिमेनिंग है, 13 11 5 4 7। अब इस केस में हम इसे इंटरचेंज करेंगे, यानी नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में चला जाएगा। सो 13 नंबर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये नीचे आ जाएगा, 5 नंबर जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 7 जो लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड का जो 11 नंबर है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और ये हो गया आपका जुपिटर का यंत्र रेडी। सो देखिए कितना इजी फॉर्मेट है, और कितने इजी ढंग से आपने एक पर्टिकुलर यंत्र को यहाँ पर बनाना सीख लिया। अब
इस यंत्रा के प्रोसीजर के बाद ना यहाँ पर एक छोटा सा इशू आता है, और इशू ये है कि टोटल प्लैनेट्स है 9 और हफ्ते में दिन होते हैं 7। तो ऐसे केस में ना राहु और केतु छूट जाते हैं। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है ये शनिवार का आता है, क्योंकि संडे से अगर नंबर 1 पर है तो सैटरडे 7वें नंबर पर आएगा। और शनि के बाद नाम आता है राहु और केतु का। तो शनि का नाम नंबर अगर 7 है तो राहु का 8 नंबर आएगा और केतु का नंबर 9 पर आएगा। सो जब भी आप राहु केतु बनाएंगे तो वहां पर 8 और 9 नंबर से हम सबने यहाँ पर स्टार्ट करना रहता है। सो एक बार आइए फटाफट से केतु का वापस से देख लेते हैं, ताकि चीजें 100% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि केतु का नंबर 9 है, तो केतु का नंबर बनाने के लिए, यंत्र बनाने के लिए आपने नंबर 9 से स्टार्ट करना है, और बढ़ते हुए क्रम में इन नंबर्स को हम फटाफट से फिलअप करते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, 4 कॉर्नर के नंबर और सेंटर के नंबर को उठाकर मैं बाजू वाले बॉक्स में एज इट इज कॉपी कर लूंगा। सो 14, 13, 10, 16, 12। अब बाकी नंबर्स को हमने इंटरचेंज करना है। तो 17 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, नीचे का 9 ये ऊपर चला गया, 11 का जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये राइट हैंड साइड पे आ गया, और राइट हैंड का 15 ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। और ये हो गया आपका केतु का नंबर रेडी, यंत्रा रेडी। सो इसी तरह से आप अगर देखेंगे कि 9 के 9 यंत्रास को आप इजीली बना सकते हो। अच्छा, क्लाइंट के सामने जब आप इस तरह के 2 3 4 यंत्रास वगैरह बनाते हो ना, तो क्लाइंट के लिए बड़ा मैजिक का काम करता है, लेकिन आपको पता है कि आपने इसे किस तरह से लॉजिक के हिसाब से बनाया। सो न्यूमरोलॉजी में ना मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट 100% है, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने 11th 12th या फिर हमने इंजीनियरिंग टाइम पर पढ़ा हुआ होगा। न्यूमरोलॉजी के मेथड्स यहाँ पर बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है तरीके से। अगर हम करेंगे तो सारी चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड मेथड में हम इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब क्लाइंट को ना हमेशा से ये मैजिक का काम लगता है, बट आपको, आप अगर देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं इसे लॉजिक के हिसाब से बनाया हुआ है। सो 1 से लेके 9 नंबर तक आप इसे, आज सेशन एंड ओवर होने के बाद इसे बनाना देखिए, सीखिए, करते रहिए। और मैं समझता हूँ कि आपने एक बार अगर 9 के 9 प्लैनेट्स का बना लिया तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और लाइफ में कभी भी आप इसे भूलेंगे नहीं। चलिए, सो आज के सेशन में अभी तक हमने देखा कि नेम के पीछे की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड, हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर यंत्रास को बनाया जाता है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सब में से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है, जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था, कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आते हैं, और क्लाइंट्स होते तो कन्वर्ट नहीं होते, और कन्वर्ट होते तो हमसे पैसे नहीं मांगे जाते, यानी फीस हमें मांगी नहीं जाती है। कई लोगों को हिचक होती है कि कितनी फीस डिमांड करनी चाहिए, या फिर मांगनी भी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। कभी सोचा है इसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है, कि हम मांग क्यों नहीं पाते या बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और ये मैं आपके नहीं, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आज से जब 7 8 साल पहले मैंने जब न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी प्रोफेशनली, तो उस टाइम पे ना हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, मैंने नेम करेक्शन करके दिया है तो नाम ठीक है नहीं है, पता नहीं उसे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस तरह के इंटेंशंस ना मेरे बार बार आने शुरू हो जाते थे। शायद ये भी होता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। मैंने एक नॉर्मल से पैटर्न को सीखा था, बट इन डेप्थ की जानकारी मुझे कभी भी नहीं थी। लेकिन आज जब बहुत इन डेप्थ में चीजों के बारे में पता है, तो आज के डेट में जब भी क्लाइंट को कोई नेम रिकमेंडेशन की जाती है, कोई भी लोगो डिजाइन या कोई भी चीजों को रिकमेंड किया जाता है ना, तो 100% कंफर्मेशन के साथ होता है कि आपको, 100% तो नहीं बोलूंगा, हाई लेवल ऑफ कंफर्मेशन के साथ दिया जाता है कि ये नाम उसे जरूर यहाँ पर सूट करेगा। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में क्लाइंट आपको अप्रोच क्यों करेगा, कभी आपने सोचा कि क्लाइंट मेरे पास ही क्यों आएगा? हिंदुस्तान में हर महीने न जाने कितने हजारों में न्यूमरोलॉजिस्ट कोई ना कोई कोर्स करके निकलते हैं, कोई ना कोई वहां पर सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इतने बड़ी भीड़ में कोई आपको कैसे ढूंढे, और अगर ढूंढेगा भी तो आपके पास क्यों आएगा वो सामने वाला पर्सन? इसको मैं दूसरे वे में समझाता हूँ। आज की डेट में अगर मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर दिखाना होता है, कंसल्ट करना होता है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले गूगल में टाइप करूंगा और मैं देखूंगा कि एस्ट्रोलॉजर सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैं उसकी रेटिंग्स पर जाऊंगा, रिव्यूज पर जाऊंगा। लेकिन उसके अलावा मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना प्रेफर करूंगा जिसने प्रिडिक्शंस की हो, या फिर जिसकी प्रिडिक्शन बहुत हाई हाई एक्यूरेसी लेवल की हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बंदे ने प्रिडिक्शन करना सीख लिया ना, उसकी इस सब्जेक्ट में मास्टरी मानी जाती है। ये हम सबका मानना है। क्योंकि नेम करेक्शन आज की डेट में कोई भी कर सकता है एक बेसिक लेवल पर, लेकिन मास्टरी आपकी तभी मानी जाती है जब आपके प्रिडिक्शन लेवल बहुत हाई होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि साल
खत्म होते होते नवंबर दिसंबर में हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हमारा अगला साल कैसा जाएगा। सो हिंदुस्तान में कुछ 4-5 न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे जो हर साल वीडियोस डालते रहते हैं और हम उनकी वीडियोस का वेट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ, और वो भी दूसरों के कंपैरिजन में बिल्कुल हट कर। बिकॉज क्या होता है ना कि हम ये सब लोग का यही मानना होता है कि 2023 का साल है, टोटल नंबर 7 नंबर पर आता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। 7 नंबर है तो ये शादियां ज्यादा तोड़वाएगा। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ में जब रिपीटेड नंबर 7 आते हैं ना, मैंने बहुत अच्छे लोगों की फैमिली अच्छी तरह से बसी हुई देखी है। सो इनके पीछे भी राज होता है। हर रिपीटेड नंबर 7 शादियां नहीं तोड़वाता है, और 7 नंबर शादी तोड़ने का नंबर नहीं होता है हर जगह पर। और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी, अब ये तो दुनिया में अगर 10,000 न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, सबने यही पोस्ट डाली हुई है कि 7 नंबर बिलोंग्स टू स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर इस तरह का ग्रोथ ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हमने डिफरेंट प्रोजेक्शंस करने हैं, तब जाके सारा का सारा जो ट्रैफिक है रूट होकर आपकी तरफ आएगा। लेकिन प्रिडिक्शन करने से पहले सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमारे अंदर का डर। वो ये बोलता है कि राजीव, अगर आज आपने ये प्रिडिक्शन कर दिया और प्रिडिक्शन अगर गलत हो गई तो लोग तो आपको बोलेंगे कि प्रिडिक्शन देखो गलत हो गई। सी, वी आर ह्यूमंस, हम भगवान नहीं है। भगवान की प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेसी होती है, हम इंसानों की नहीं हो सकती है। सो अगर इंसानों के केस में भी अगर आप देखोगे कि आपकी डीप रिसर्च एनालिसिस और इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप 70 to 75 एक्यूरेसी भी दे सकते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अकल साइंस के प्रैक्टिशनर को छोड़ दीजिए, आप अगर डॉक्टर्स को देखेंगे ना, जिनके पास 20, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने के पहले ना आपसे भी साइन करा लिया जाता है कि सामने वाले पेशेंट की अगर के साथ में अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। अगर 100% लोग अगर होते हैं तो मानकर चलो कि कोरोना का वैक्सीनेशन ना 1 महीने के अंदर निकल कर आ जाता, लेकिन कितने टाइम के बाद आया? 8 से 10 महीने के बाद। सो इंसानों के अंदर 70 to 75% की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि 100% अगर होता तो हर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्टॉक मार्केट और अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानता होगा। सो अपने अंदर का डर निकाल दीजिए, और मैं आप सबको यही बोलूंगा कि 70-75% की एक्यूरेसी भी ना बहुत अच्छी होती है, और ये सीधा आपको ना लाखों लाखों लोगों से कंपेयर करके एकदम से टॉप लेवल पर लेकर आ जाएगा। सो प्रिडिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकल्ट साइंस। बिना उसके आपको काम धंधा नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप सोचोगे कि मैंने आज पोस्ट डाल दिया, नंबर 1 से 9 नंबर के बारे में बता दिया, हर बंदा यही करता है। 9 प्लैनेट्स और 81 कॉम्बिनेशन के बारे में सबके इंस्टाग्राम और फेसबुक भरे हुए हैं, लेकिन जब तक आप यूनिक नहीं करोगे, जब तक डिफरेंट नहीं करोगे, लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। और जिस दिन आपने ये यूनिकनेस दिखानी शुरू कर दी ना, आपके पास आपके घर वालों से बात करने का टाइम नहीं रहेगा। सो प्रिडिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चीज जो आपको देखनी चाहिए। अब प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, मैंने 2018 और 2019 में ना एक प्रिडिक्शन ऑन बुक्स किया था, और मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट करके देखा था, एंड टू माय सरप्राइज मोर देन 70% एक्यूरेसी वहां पर मेंटेन हुई थी। और 2020 में ना मैंने फर्स्ट टाइम फिर ऑफिशियली प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया था। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज 2020 बहुत पुराना समय हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है, ये 4 जनवरी 2020 को मेरे फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया गया था, न्यूमरोलॉजी डायरी वॉटसन फॉर 2020। ये सारा का सारा चीजें बहुत डिटेल में आज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर मैंने वेदर का फोरकास्ट किया था और लोगों के बारे में फोरकास्ट किए हुए थे, स्टॉक मार्केट का फोरकास्ट किया हुआ था, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक फोरकास्ट था। और ये पर्टिकुलर साल ऐसा ट्रेंड क्रिएट हुआ था जहां पर स्टॉक मार्केट ने न्यू लो और न्यू हाई एक ही साल के अंदर बनाया हुआ था। इस साल प्रोटेस्ट के चांसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे जेएनयू का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, या अमेरिका का व्हाइट एंड ब्लैक का मुद्दा हो, ये भी 2020 में देखा गया था। और अपने आप की बहुत ही यूनिक प्रिडिक्शन, जो बहुत ही रेयर लोगों ने की थी, कि इस साल कोई ऐसी बीमारी निकल कर आएगी जिसका मार्केट में वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं होगा। अब बात यह आती है कि 2020 का टोटल नंबर 4 पर तो आता है, लेकिन इस तरह की प्रिडिक्शन 9 साल पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि 2011 का टोटल देखेंगे तो वो भी तो राहु के टोटल पर आता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हर नंबर के पीछे की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में जिस दिन आपको आइडिया लगेगा ना, आप भी इस तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। 2020 की जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थी बहुत हद तक नेगेटिव थी, और ये बाकायदा मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि 2011 के पीछे उतने ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं थे, या 2002 के पीछे इतने ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं थे। तो वाइब्रेशंस को पकड़ना सीख लिया तो आप आगे की प्रिडिक्शन बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि 2022 का जो टोटल, सॉरी 21 का जो टोटल था, यानी 2021 की जब मैंने प्रिडिक्शंस की थी, ये भी अपने आप में बहुत यूनिक थी और बहुत ही रेयर इस तरह की प्रिडिक्शंस देखने को मिलती थी।
यानी 2020 में जब हम सबने देखा था कि किस तरह से ईयर ऑफ वायरस था, 2021 ने इंडिकेट किया था ईयर ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और आपको ध्यान होगा 2021 में आपने व्हाइट और ब्लैक फंगस के बारे में उस समय सुना ही था। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में थंडरस्टॉर्म और अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करना, अगेन आप 2021 में जाकर देखिए, फरवरी मंथ में इंडोनेशिया और जापान में कुछ इस तरह के हालात बने हुए थे। ये भी प्रिडिक्शन काफी हद तक यहाँ पर सही हुए थे 2021 में, जहां पर बताया गया था सेकंड हाफ में यू टर्न देखने को मिलेगा, और जो कि हम सबने वहां पर नोटिस भी किया। यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि 2021 में 2, 7, 11 और 29 ये चार नंबर ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब भी चारों नंबर कंबाइन होंगे। और ये प्रॉब्लम हुई थी सबसे ज्यादा इस पर्सन को। ये चाइना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने एक दिन के अंदर $2.5 बिलियन का लॉस किया था एक ही दिन के अंदर, क्योंकि 297 का कॉम्बिनेशन, सॉरी 2, 7, 11, 29 का कॉम्बिनेशन इनके पास उसी दिन जनरेट हुआ था। हो सकता है कि आप वो बिजनेसमैन को न जानते हो, लेकिन हम सब ने देखा था कि किस तरह से आमिर खान का अपनी पत्नी के किरण राव जी के साथ में जो डाइवोर्स हुआ था वो भी 2021 में देखा गया था, क्योंकि दोनों का डेस्टिनी नंबर 29 अलॉन्ग लाइक अकम्पनीड बाई नंबर 2, 7 एंड 11। 2021 में जब अफगानिस्तान को पूरी तरह से तालिबान ने कैप्चर किया था, इस बात का भी अंदेशा 6 से 8 महीने पहले मेंशन किया गया था। और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है ना, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देखने को मिल जाएगी। किस बंदे का साल कैसा होगा, फाइनेंशियली कैसा होगा, उसके रिलेशन के हिसाब से कैसा होगा, फैमिली एक्वेंटेंस के हिसाब से कैसा होगा, या फिर उसके हेल्थ के हिसाब से कैसा होगा, इस बात का भी प्रोजेक्शन आप लगा सकते हो। और मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का 2021 का साल अच्छा नहीं होगा। एंड ये 2021 की कटिंग है जहां पर मेंशन किया हुआ है कि 2800 करोड़ का इनका होटल फाइनेंशियल टर्बुलेंस के कारण से इनको बेचना पड़ा था। इसी तरह से जो बिडेन के जो जीतने के चांसेस थे 2020 में, ये अगेन यहाँ पर मेंशन किए गए थे। सो इस तरह की बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं जो आपको मेरे वेब पेज पर वहां पर मिल जाएगी, और आप इसको डीपली वहां पर स्टडी भी कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था एक लोकल चैनल के साथ में, और उस चैनल के साथ में मैंने यही बताया था कि 2022 का जो साल आएगा, इस साल हमें मौसम के दो रूप देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2022 में 9 राज्यों में आग और 18 राज्यों में बरसेगा पानी। ये पर्टिकुलर जो न्यूज है ये अप्रैल मिड मंथ की है। और अगर आप ये पूरा इंडिया का मैप देखेंगे तो 50% हीट वेव में कवर हुआ है और 50% बारिश। वैसे तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि इस साल सर्दियां ज्यादा होंगी, सॉरी, या फिर इस साल गर्मी या बारिश ज्यादा होगी। लेकिन मौसम के दो रुख ये अपने आप में यूनिक प्रेडिक्शन है जो अगेन आप किसी भी पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पर कर सकते हैं। नागदा एक छोटा सा सिटी है एमपी में, जहां पर सुबह 3:30-4 बजे के आसपास ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में गैस लीकेज होने के कारण से एक पूरे शहर भर में ना पॉइजनस गैस फैल गई थी, जिसके कारण से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना, उसके नेक्स्ट वेरी डे सूरत में भी सेम इंसिडेंट घटना घटित हुई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। ये भी अगेन एक यूनिक प्रिडिक्शन था जो 2022 में मेंशन किया गया था। और ये सबसे अगेन यूनिक प्रिडिक्शन जहां पर बताया गया था कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने से, अब ज्वालामुखी का फटना या इस तरह की सुनामी आना, ये तो बहुत प्रिडिक्शन सुना होगा, लेकिन ये बहुत यूनिक प्रिडिक्शन है कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखी के फटने से एक सुनामी का डर बन सकता है, जो कि अगेन देखा गया था फरवरी 2022 के टाइम पर। चाइना के बारे में जो अभी पिछले आप 5-6 महीनों से न्यूज सुन रहे हैं ना, ये 2022 के पहले यानी दिसंबर के टाइम पर ये प्रोडिक्शन किया गया था कि चाइना की इकोनॉमी बुरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो सकती है, और वहां से एक अनदर वेरिएंट ऑफ वायरस देखने को मिल सकता है, जो कि अभी हमने नोटिस किया है। तो जो आज चीजें आपके लिए कॉमन है ना, जो आज आपके लिए टीवी में सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में प्रिडिक्शन साल भर पहले ही यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं, आप सबको यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर, सॉरी ये वेब पेजेस वगैरह सब पर देखने को मिलेगा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार उन पेजेस को जरूर देखें, आपको नए नए तरीके के आइडियाज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आता है 2023 का। 2023 के बारे में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये पर्टिकुलर जो 2023 की जो रिपोर्ट है, अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको अगर नहीं मिली है, तो मैं आपको अलग से व्हाट्सएप पेज पर भेज भी दूंगा आपको। जस्ट 1 सेकेंड। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल और लोकल लेवल पर ये पर्टिकुलर मैगजीन मैंने निकाली हुई है, मार्स मंडल, टाइम है 2023। इस रिपोर्ट को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें से अभी जस्ट मार्च मंथ शुरू ही हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 11th है, फर्स्ट हाफ निकल चुका है, सेकेंड हाफ मार्च में है, और मोर देन 50% इसमें
जो प्रिडिक्शंस है ऑलमोस्ट हो भी चुकी हैं। बाकी 50% के लिए अभी भी हमारे पास 8 से 10 महीने का, 9 से 10 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें मेंशन है कि 2023 में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, और इसमें काफी हद तक ग्लोबल लेवल पर ये चीजें देखने को मिल भी रही हैं। सो ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर ज्यादा कवर नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन आप में से अगर किसी को अगर ये रिपोर्ट नहीं मिली है तो आप मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पर शेयर कर दूंगा। 2023 की और भी कुछ यूनिक कैलकुलेशंस हैं जो अब मैं कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पेज पर भी डालने वाला हूँ। लेकिन 2023 का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे यूनिक प्रेडिक्शन यही रही है अभी तक कि ये साल ग्लोबल मंदी का देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे का राज क्या है, क्या कारण है, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है। अच्छा, अकेला मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन की हुई है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज का प्रेडिक्शन करना शुरू किया है कि 2023 पूरी दुनिया भर में मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी प्रेडिक्शन करते हो, प्रेडिक्शन जब सच होने वाली होती है, हो चुकी होती है ना, तो क्लाइंट का जो डायरेक्शन है, जो इंटेंशन है, जो उनका जो सोच है आपकी तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देता है। बिकॉज वहां पर उनको ये लगता है कि मुझे इस पर्सन से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए बिकॉज इनकी जो एक्यूरेसी है प्रेडिक्शन की बहुत हाई लेवल पर है। तो अकल साइंस में ना लोग फेथ आप पे तभी करना शुरू करते हैं जब आपकी प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं, और प्रिडिक्शन काफी हद तक सही भी होती है। लेकिन इस चीज के लिए आप डरिए मत कि मेरी प्रिडिक्शन कैसे सही होगी कैसे गलत होगी, वो सारी डिटेलिंग आपको बेसिकली दी जाती है। चलिए, सो यहाँ पर अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर किए। पहला फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का, सेकंड यंत्रांश को कैसे बनाया जाता है, एंड थर्ड यहाँ पर प्रोडिक्शन को कैसे फॉलो किया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी। अब जस्ट 5 to 7 मिनट्स में लेना चाहूंगा कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी की तरफ, और इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट या बिजनेस न्यूमरोलॉजी की जब भी मैं बात करता हूँ ना तो आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट तो आ नहीं रहे, मेरे पास बिजनेस के क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। मैं कौन सा टाटा बिरला अंबानी को जानता हूँ कि मेरे से लोगो डिजाइन कराने या नेम कैलकुलेशन कराने आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं टायर 2 टायर 3 सिटी में रहता हूँ, किसी गांव में किसी कस्बे में रहता हूँ, मेरे पास तो कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर मुझसे न्यूमरोलॉजी बिजनेस की कौन कराने आएगा। तो इन सारी मिथ्याओं से हमने बाहर निकल के आना है, क्योंकि अगर आप किसी गांव में भी रहते, छोटे से टाउन में भी रहते ना, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ग्लोबली अपने आप को वहां पर पहुंचा सकते हो, रीच कर सकते हो। बिकॉज बीइंग इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत सारे हैं जिनको मैं बिजनेस और कॉर्पोरेट के यहाँ पर कंसल्टेंसी देता हूँ। तो अगर मेरा ये सोचना होगा कि मुझे दिल्ली मुंबई बेंगलोर पुणे में ही रहना है और उसके बाद ही कंसल्टेंसी हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी आज आप पहुंच सकते हो। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जहां पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, लेकिन कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में ना अथाह समुद्र भरा पड़ा हुआ है। यानी अभी तक अगर आप देखोगे ना तो 4 to 5% ही कवरेज हुआ है, 95% अभी तक खाली पड़ा हुआ है। और इस कॉलम में जब आप एंटर करोगे ना तो आप अपने आप को एक अलग लेवल पर देखोगे। अब बिजनेस न्यूमरोलॉजी ना इतनी टफ, इतनी कठिन नहीं है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना हमारे माइंड में एक है कि बिजनेस न्यूमरोलॉजी को कैसा किया जाता है। आप जिस दिन बिजनेस न्यूमरोलॉजी में एंटर करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये इंडिविजुअल क्लाइंट अपने आप आपको फॉलो करते आएंगे, बिकॉज आप अपनी ना एक ब्रांड इमेज, एक ब्रांड गुडविल वहां पर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपका फोकस इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी की तरफ रहेगा तो ना तो यहाँ के क्लाइंट्स मिलते ना वहाँ के क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन बिजनेस में अगर एंटर कर गए तो इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं आज से कुछ सालों पहले जब मुंबई में था ना, तो बेसिकली मैं एक फाइनेंशियल मार्केट कंपनी में एक हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब मेरे सारे अंडर में ही था, तो आई वाज हेडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट, और वहां पर मेरे अंडर में करीबन 20 से 25 लोग काम करते थे। और हम सबका काम ये होता था कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को इतना घोट कर पी जाना कि अगले 2-3 साल के हमने प्रोजेक्शंस करने होते थे। तो वहां पर भी रिसर्च का काम था। और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जब हम किसी फंड मैनेजर्स को प्रेजेंट करते थे, तो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के बेसिस पर, इसके एनालिसिस पर वो लोग करोड़ के फंड्स इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता था वहां पर। और ये पर्टिकुलर चीजें जब हम उनकी कंपनीज में जाते थे, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते थे, मैंने ना वहां पर बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग्स देखी थी, और इन पेंटिंग्स से मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि बाद में मुझे पता पड़ा कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो होती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बनती है। लेकिन ये पेंटिंग्स की जो कंसल्टेंसी दी जाती है, हमारी इंडिया की कंपनीज न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए सिंगापुर, मॉरिशियस, मलेशिया, कनाडा, यूएस वगैरह से कंसल्टेंसी लेती है। अब मुझे ये दिखा कि इंडिया में इतना ज्यादा स्कोप है न्यूमरोलॉजी का कॉर्पोरेट लेवल पर, और ये सारे के सारे कंसल्टेंसीज अब्रॉड से ली जाती है। क्यों ना अगर हम इंडिया में बैठे बैठे इनको कंसल्टेंसीज लें, क्योंकि देखो शेल्डियन मेथड हो चाहे वैदिक हो
या इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हैं। उपज हमारे हिंदुस्तान की, हमारी धरती से ही है, और ये बाहर जाकर इसका नया क्रिएशन हुआ और वापस से हमें वापस से एक हाई रेट पर परोसा जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अगर इस शेल्डियन मेथड को हम डीपली समझे और क्लाइंट्स की डिमांड को अगर हम कंप्लीट कर लें तो एक बहुत बड़ा मार्केट को यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और इसी लाइन पर जब मैंने फॉलो किया तो ट्रस्ट में एक अलग ही नजरिया था। आज की डेट में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में जब भी आप एंटर करोगे ना, आपकी एक गुडविल क्रिएट होती है। लोगों को आप बोल सकते हो कि मैं कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को या मीडियम कंपनीज को, और जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी कंपनीज को करना हो। आपके शहर में कोई छोटा दुकानदार भी है, कोई किराने वाला भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई जिम वाला भी है, कोई रेस्टोरेंट वाला भी है, उसे भी आप ये पर्टिकुलर कंसल्टेंसीज दे सकते हो। और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपकी कंसल्टेंसी से उसकी लाइफ में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। सो ये सारी बातें ना मैं पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब जस्ट यहाँ पर मैं आपको पेंटिंग के तरीके बता रहा हूँ जो कॉर्पोरेट लेवल पर दिए जाते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले इसके आउटलाइंस यानी बॉर्डर को क्रिएट किया जाता है, तो सॉरी, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और मंडाला आर्ट्स को फिल किया जाता है। बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स इस तरह के ना मोर देन 500 to 1000 वैरायटीज आती हैं, जहां पर आप इसे और भी सुंदर ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इस पर्टिकुलर पेंटिंग को आर्टिफिशियली चारों तरफ से ना बॉर्डर दिया गया है, और अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे तो लाइटर से डार्कर शेड और यहाँ पर मेहंदी के डिजाइन वगैरह दिए गए हैं। आप पेंटिंग की खूबसूरती देखिए, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको इस तरह के शार्प पेजेस की अगर पेंटिंग्स नहीं चाहिए तो उन्हें हम स्पाइरल पेंटिंग्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है आज की डेट में आपको ये बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी जगह पर, मेट्रो सिटीज में भी इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। और ये समझ लीजिए कि जहां पर भी आपको ये पेंटिंग्स दिखती हैं, या तो ये मेरे द्वारा या फिर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, ये उन लोगों ने पेंटिंग्स देना शुरू की है। और ये पर्टिकुलर एक पेंटिंग की जो कीमत होती है, मिनिमम टू मिनिमम 50-100 रुपीज से स्टार्ट होकर इसके वेरिएशन जाते हैं 15 से 20 से 25,000 रुपए तक के। क्योंकि इसमें प्रोफेशनल पेंटिंग्स भी आती हैं जो कि बिजनेस में काफी हद तक हेल्प करती हैं। तो ये पेंटिंग्स आप इंडिविजुअल को भी देते हो, ये पेंटिंग्स आप कॉर्पोरेट लेवल पर भी देते हो। और सबसे यूनिक बात, इसकी प्राइसिंग हाई इसलिए इसलिए भी है क्योंकि पर्सनलाइज पेंटिंग्स है, क्योंकि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है और नेम से बनती है। सो इसके अंदर के जो लॉजिक्स हैं, जो यूनिकनेस है या जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, ये भी आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन किया जाता है। और इन पर्टिकुलर पेंटिंग का जो मैंने वेरिएशन बताया कि 5100 से स्टार्ट होकर ये 20-25,000 तक की जाती है, और ये आप ही की डेट ऑफ बर्थ के और कंपनी के केस में उनके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से बनती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के हाउस सेरेमनी पार्टी में जाते हो, आप किसी ने घर का उद्घाटन करना है, शॉप का करना है, शोरूम का करना है, या फिर कोई ऐसा त्योहार आता है। मैं जहां पर भी जाता हूँ ना, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, या मेरे अलावा जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, हम में से किसी के पास भी जब कोई इनविटेशन आता है ना, तो ये माना जाता है कि राजीव जी अगर हमारे पास में आएंगे तो कोई ऐसा गिफ्ट लेकर आएंगे जो आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी क्रिएट करे। तो मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि किसी को दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स, कुकीज या बुके, या किसी के बर्थडे पर बुके वगैरह देना, या किसी के हाउस वेलकम पार्टी में बुके वगैरह देने से बेटर ये है कि इस तरह की प्रिंटिंग्स हम क्रिएट करके उनको दें, ताकि उनके ऑफिस में, उनके घर में पॉजिटिविटी क्रिएट वहां पर हो सके। अब ये पर्टिकुलर प्रिंटिंग की डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हो ना, तो इसके मल्टीपल डिमांड्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि किसी कॉर्पोरेट प्लेस पर अगर आपने ये पेंटिंग्स लगा दी, या किसी शोरूम पे या किसी रेस्टोरेंट में, किसी जिम में अगर आपने ये पेंटिंग्स लगवा दी, वहां पर जितने लोग देखते हैं ना, उनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आता है, क्योंकि इसका काम ही कुछ इस तरह का होता है। और फिर वहां से भी मल्टीपल ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो पेंटिंग इंडिया में ये फर्स्ट टाइम मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि फॉर्च्यून 500 की मैक्सिमम कंपनीज में इस तरह की पेंटिंग्स वहां पर आपको देखने को मिलेगी। सो पेंटिंग्स कॉर्पोरेट लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, और ये आप इंडिविजुअल केस में भी लोगों को दे सकते हो। सेकंड आता है लोगो डिजाइन के ऊपर। अब लोगो डिजाइन में ऐसा क्या होता है कि कंपनीज लोगो डिजाइन के ऊपर हेफ्टी अमाउंट यहाँ पर पे करती हैं। आप अगर देखोगे ना, जब भी आप गूगल में सर्च करने जाओगे लोगो डिजाइन के हिसाब से, तो आपको बहुत तरह के वेरिएशंस मिलेंगे। अच्छा, हम जब भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं ना, मेरे पास जब लोगो डिजाइन के बारे में जब मुझे इंडस्ट्री भी नहीं पता था ना, तो किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि राजीव जी आप लोगो डिजाइन बनाकर देखेंगे, बनाकर देंगे क्या? तो हम ना तो किसी चीज में बोलते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये था कि लोगो डिजाइन बनाने में क्या होता है, ये तो हम आराम से बना सकते हैं। करना क्या होता है, एंड्रॉइड में जाना है, वहां पर टाइप करना है कि फ्री लोगो डिजाइन मेकर, इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसकी भी 4.3 या 4.5 की रेटिंग होगी, उसे डाउनलोड किया, और अच्छा सा कोई अंदर लोगो डिजाइन में थोड़े से ऑल्ट्रेशन करके मैंने क्लाइंट को दे दिया कि सर ये आपका लोगो डिजाइन बन गया। लेकिन लोगो डिजाइन इस तरह से नहीं बनता है। उसके अंदर अगर मैं देखूँ ना, तो कोई भी एनर्जी, कोई भी पावर नहीं होती है, और इस तरह के लोगो डिजाइन को हम बोलते हैं डेड लोगो डिजाइन।
तो जिस तरह से हमारे नाम बात करते हैं, हमारे नाम की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैटर करती है, इस तरह से लोगो डिजाइन के पीछे भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए शायद बोला जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करती है जब लोगो डिजाइन की बात आती है, और इसका अमाउंट करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज में जाता है। सो लोगो डिजाइन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जस्ट 2 मिनट में यहाँ पर कवर करूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। सो कभी भी आप गूगल में जैसे सर्च करने जाते हो ना, तो गूगल में हमेशा ये चीजें मेंशन की होती है कि कंपनीज के जो लोगो डिजाइन बनते हैं उनके अंदर कोई ना कोई हिडन मैसेज छुपा होता है। जैसे बास्किन रॉबिन्स ने ये बोला कि हमारा जो लोगो बना हुआ है बी और आर का, ये कैपिटल लेटर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको 4 नंबर्स दिखाई देंगे, 1, 3, 1 एंड 2, यानी 4 डिजिट्स आपको दिखाई देंगे, 1, 3, 1 एंड 2। और उसमें भी 31 नंबर को पिंक कलर से हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि एक महीने में मैक्सिमम डेट्स 31 होती है। तो कंपनी ने पहली बार मार्केट में जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था ना, वो 31 फ्लेवर्स के साथ में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, यानी हर दिन आपको एक नया टेस्ट करने को मिले। सो 31 डेज 31 फ्लेवर्स, इसलिए 31 नंबर को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो ये था कंपनी का बोलना कि ये हमने एक हिडन मैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से जियो का अगर आप देखेंगे तो जियो एक ऑयल का प्रतिबिंब रूप है, एक मिरर इमेज है। तो मुकेश अंबानी जी की हमेशा एक मंशा थी कि जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैंने इतना बड़ा मार्केट कैप क्रिएट किया है, सेम वो जियो में भी, यानी मोबाइल कंपनी में भी क्रिएट करना चाहते थे, जो कि 2017 से लेकर अभी तक उन्होंने इस बात को सिद्ध भी कर लिया है। इसी तरह से अगर आप Hyundai का लोगो देखेंगे तो दो लोग आपको हैंडशेक दिखाई करते हुए दिखाई देंगे। अब हैंडशेक का क्या मतलब होता है, कंपनी की तरफ से कमिटमेंट और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। कस्टमर किससे सेटिस्फाइड है, कंपनियों के सॉरी गाड़ियों के परफॉर्मेंस से, उसके मेंटेनेंस से, आफ्टर सेल सर्विस से, और रीसेल प्राइस से भी। सो कहीं ना कहीं कंपनी की जो कमिटमेंट है क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन की तरफ, ये पूरी तरह से निभाया गया है। और एक ये जो पर्टिकुलर आप सिंबल देख रहे हो दो लोग हैंडशेक करते हुए, इसको फिनिशिंग देकर एच का रूप दिया गया बिकॉज Hyundai का भी नाम एच से शुरू होता है। और लास्टली आता है यहाँ पर फेडेक्स का। फेडेक्स के इस लोगो में ना अगर आप गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ई और एक्स के बीच में ना आपको एक एरो दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, ये पर्टिकुलर जो पोर्शन आ रहा है, ई और एक्स के बीच में एक एरो दिखाई दे रहा है। सो एरो का काम क्या होता है कि जिस तरह से तीर एक बार आप छोड़ देते हो उसे, तो अपने डेस्टिनी पर फटाफट पहुंच जाता है। इसी तरह से कंपनी ने कमिटमेंट दिया था कि जिस दिन जब भी हम आपके डोर स्टेप से कोरियर पार्सल कलेक्ट करेंगे, तो आपके गंतव्य यानी डेस्टिनी पर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से कमिटमेंट दिया था फेडेक्स ने। सो कंपनीज का ये मानना होता है कि हमारे लोगों के अंदर ना एक हिडन मैसेज छुपा रहता है, लेकिन ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि हम असल कॉन्सेप्ट को समझे। तो हमें ना यहाँ पर रोक दिया जाता है, और यहाँ रोकने का मतलब है असल काम इसके पीछे शुरू होता है। अब वो क्या काम शुरू होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स दिए ना, ये मैंने गूगल से लिया, और गूगल पे आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर पेज को अगर आप गौर से देखेंगे, इस पेज को हम दिन भर में 30 से 40 बार यूज करते हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप का बैकग्राउंड पेज है। और गौर से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स और लेटर्स और इमेजेस दिखाई देंगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज को आप 3 चीजों से आइडेंटिफाई कर सकते हो, नंबर, अल्फाबेट्स या सिंबल्स के हिसाब से। ये देखिए 42, डब्ल्यू, BFF 24, सैटर्न, कैपिटल है, 9:28 का टाइम। अब कंपनी के काम की ये सिर्फ चीजें थी, बाकी जितनी भी इमेजेस आपको दिखाई दे रही है पर्पसली डंप किया गया था, ताकि आप और मेरे जैसे लोग इस पर रिसर्च ना कर सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मल्टी बिलियनर डॉलर कंपनी आखिर इन इमेजेस को क्यों यूज करती है? और आज के डेट में जोमेटो, स्विगी और न जाने कितनी फर्म्स इनको यूज करती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पावरफुल सिंबल्स जो होते हैं, ये कंपनीज के हिसाब से जनरेट किए जाते हैं, और ये नंबर्स बहुत ही ऑथेंटिक और फुल ऑफ एनर्जी से माना जाता है, और इसलिए यूज किया जाता है, और इनकी प्राइसिंग लाखों में जाती है। सो कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पर जब आप चीजों को करेंगे ना, आपको एक अलग से पैरामीटर्स दिखाई देंगे, और इन सारी चीजों को आप इंडिविजुअल केस में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के सिंबल इमेजेस होते हैं जो ड्यूरिंग द वर्कशॉप में आप सबको बताऊंगा, सिखाऊंगा, और इनडेप्थ में सारी चीजों का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि ये पर्टिकुलर सिंबल्स ना सिर्फ ये वाले नहीं, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स जैसे होते हैं, किस पर्सन को कौन से सिंबल्स देने चाहिए। और कई बार आपके पास ऐसी भी कंप्लेन आती होगी कि सर हमारा शोरूम है, शॉप है, क्लाइंट चढ़कर नहीं आता है, फुटफॉल बहुत ज्यादा कम है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, किस तरह से क्लाइंट की हेल्प करोगे? तो ये बहुत सारे सिंबल्स और इमेजेस है। ये रियल टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टीवी में जो IPL मैचेस आते हैं, या बहुत सारे इस तरह की कैटेगरी के जो सीरियल्स आते हैं, एपिसोड्स आते हैं, जो कि टॉप पर पहुंच चुके हैं, उनके पीछे इन सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोग कभी रेस्टोरेंट में खाना खाते नहीं जाते होंगे, या कभी किसी डिस्क में, पब में गए होंगे, किसी जिम में गए होंगे, आपको ना वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां दिखाई देंगी। ये आकृतियां पर्पसली क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। तो ये फुटफॉल को खींचने का काम करती है। ये
हाईली एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो न्यूमरोलॉजी में आने का मेन मतलब ये है कि हमने ना वो सारे ट्रेडिशनल मेथड को यूज करने की बजाय जब आप नए मेथड को यूज करना शुरू करोगे ना, आप वहां पर क्लाइंट को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में भी जितने लोग यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट्स को देखते हैं ना, सबके दिमाग में एक बात बसी हुई है कि न्यूमरोलॉजी यानी सिर्फ लोशो ग्रिड तक ही सीमित है। सो आपके पास रिपीटेड नंबर है, आपके पास मिसिंग नंबर है, ये सारी बातें क्लाइंट को पता होती है, और यही रीजन है कि हमारे पास क्लाइंट कन्वर्जन नहीं होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरा अगर अभी तक का बताऊं तो मेरे केस में अभी तक का जो रेशियो है दैट इज मोर देन 90%। और वो 90% का रेशियो इसलिए भी है कि अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स आते हैं तो 90% से 90 से ज्यादा लोग मेरे पास कन्वर्जन इसलिए होते हैं क्योंकि मैं लो शुगर की बात नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि लो शुगर का मेथड खराब है या नेगेटिव है। लो शुगर अपने आप में बहुत पावरफुल साइंस है, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही बेसिक लेवल पर हो गया है क्योंकि हर दूसरे इंसान को इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। अब ये पर्टिकुलर जितना भी आपको मैंने सारी चीजें अभी तक कवर की है, इससे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और बहुत ज्यादा समय, क्योंकि जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा ना ये लंबा खिंचता जाएगा, क्योंकि और भी कुछ अब चीजें हैं मुझे अभी आपको शेयर करने के लिए। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको अपडेट्स दिए, ये बहुत ही डीपली कवर किए जाते हैं, और ये सारा का सारा कवर किया जाता है एक्चुअल वर्कशॉप में, जो कि 28 मार्च से शुरू हो रहा है। सो 28 मार्च से पहला बैच स्टार्ट होगा, मतलब नाइट का जो बैच रहेगा। ये टोटल बैचेस जो होते हैं ये 7 डेज के रहते हैं, पर डे 3 आवर का एक सिंगल बैच रहता है, सिंगल सेशन 3 आवर्स का रहता है। टाइमिंग रहेगा 9 से 12 का। और इस पर्टिकुलर बैच में आपको बेसिक, एडवांस और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी तीनों की तीनों कवर कराई जाती है। इसके प्राइसिंग मॉडल के बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाय द मीन टाइम आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि पर्सनलाइज सवाल मत पूछिएगा, बिकॉज पर्सनलाइज सवाल में बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाता है। वो किसी दिन और दिन हम सेशन को कंडक्ट कर लेंगे। आपका न्यूमरोलॉजी या वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे यहाँ पर टाइप करके पूछ सकते हैं। एंड बाय द मेन टाइम मैं आपको कुछ अलग तरह के चीजों के बारे में बताऊंगा, जहां पर आपके दिमाग से सारे जो मिथ्स हैं वो यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला मिथ, 3 6 36 का आंकड़ा यानी एंटी नंबर्स है। 18 एंटी है, 29 एंटी है, 49 एंटी है। मैं मानता हूँ ये एंटी नंबर्स हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जहां पर बोला जाता है कि 3 और 6 36 का आंकड़ा यानी 3 और 6 एंटी नंबर्स है, वही न्यूमरोलॉजी में 3 6 9 को एक फैमिली नंबर क्यों बोला जाता है? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एंटी नंबर्स होते हैं ना, आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखकर देखिए। आपका कोई नेबर है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, मैक्सिमम केसेस में आपको नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट 36 जिसको हम 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, 36 एक बहुत ही फाइनेंशियल एबंडेंस वाला नंबर होता है। जिसे आप 36 का आंकड़ा समझते हो ना, ये फाइनेंशियली एबंडेंस का नंबर होता है। मैंने अपनी लाइफ में मोर देन 70 to 80% केसेस में देखा है कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर 36 है या फिर नेम नंबर 36 पर है, पैसों से तुला हुआ है, तरा हुआ है। और 36 के केस में भी अगर आप देखोगे ना, चाहे वॉरेन बफे हो, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस हो, 36 नंबर है, अनिल कपूर 36 है, सचिन तेंदुलकर 36 है। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि जो चीजों को बार बार मैं फेंकता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, वो एक हमारे दिमाग को ना प्रोग्रामिंग की जाती है। आप 29 26 40 यानी 4 8 9 के जो भी टोटल नंबर आते हैं हम इसे नेगेटिव कंपाउंड नंबर मानते हैं ना। मैं भी ठीक है, मानता हूँ नेगेटिव कंपाउंड नंबर हो सकते हैं, लेकिन आप देखो जितने भी नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एबंडेंस वाला भी नंबर माना जाता है। इसको एक दूसरे पैरामीटर के हिसाब से हम इसको समझते हैं। हम सबकी लाइफ में ना पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करोगे अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स देखे कि मेरा नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ भी 6 नंबर पर हो, डेस्टिनी नंबर भी 6 या 3 पर हो, नेम नंबर भी एक अच्छा हो। ये पॉजिटिव नंबर्स बहुत ज्यादा लेने के बाद ना हम कहीं के नहीं रहते हैं, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। क्योंकि एक बैटरी में भी अगर आप देखोगे ना, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव का साइन होता है। जब दोनों कंबाइन होते हैं तब जाके बैलेंस क्रिएट होता है, जब जाके इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि अगर आप क्लाइंट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर दे दोगे उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी? एक नेगेटिव नंबर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर्स है, तो वहां पर पॉजिटिव नंबर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि नेगेटिव कंपाउंड नंबर्स ना आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, आपके कॉम्पिटेटिव मार्केट में ना डील करने की आपको एक अलग से पहचान देता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज की हुई हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर ना, बंदा इतना पॉलाइट, इतना हम्बल हो जाता है कि उसे ना भी नहीं किया जाता है, वो क्लाइंट से पैसे भी नहीं मांग पाता है। तो ये जो आप अपने आप को बार बार पॉजिटिव नंबर देते हो ना, आपके अंदर की जो निडरता होती है ना वो खत्म होती जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा यहाँ पर, फिर से ये लाइन यूज कर रहा हूँ
कि जहां पर भी चीजों के बारे में आपको नेगेटिव बताया जाता है ना, खजाना वहीं छुपा होता है। वास्तु में आप सबने क्या सुना है? वास्तु में हम सबको ये सुनने में आता है ना कि अगर आप नॉर्थ साइड का अगर मकान लेते हो, नॉर्थ सॉरी साउथ फेसिंग अगर मकान लेते हो, तो साउथ फेसिंग में क्या होता है? साउथ फेसिंग के जितने भी मकान होते हैं मना किया जाता है, क्योंकि साउथ फेसिंग का मकान अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे का लॉजिक पता है? पुराने समय पर राजा महाराजाओं के जो खजाने होते थे ना, जिस जगह पर रखे जाते थे उनका दरवाजा साउथ फेसिंग होता था। और माना जाता था कि साउथ से कुबेर जी का आगमन होता है। कुबेर जी जो होते हैं साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं खजाना भर दिया जाता है। अब राजा कभी भी नहीं चाहता था कि जो आम जनता है, लोकल जनता है, या जो प्रजा है हमारी, वो मेरे बराबर आ सके। तो राजा ने एक मिथ्या फैला दी कि साउथ फेसिंग का मकान खराब होता है, क्योंकि यहाँ से अब यमराज जी का आगमन होता है। अगर यमराज जी का आगमन होता है तो साउथ दिशा तो फिर हनुमान जी की भी है। हम उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? लेकिन हम सबका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ पहले जाता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि हिंदुस्तान का जो साउथ डायरेक्शन है, यानी साउथ इंडिया है, पैसों में सोने से लदा पड़ा हुआ है। साउथ कन्नॉट, साउथ दिल्ली की बात करो या साउथ मुंबई की बात करूं, साउथ कोई भी रीजन आपकी लोकेलिटी में अगर होता है, आप देखना पैसों से समृद्ध जगह मानी जाती है। लेकिन हमारे दिमाग को प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है। इसी तरह से जितने भी एंटी नंबर्स होते हैं, आपको बोला जाता है कि 4 7 8 से दूर रहना है। राहु केतु शनि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं, कहीं ना कहीं हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अब राहु शनि केतु से दूर क्यों रहना है? अकल साइंस में अगर आपने अपना सिक्का वजूद बनाना है, सिक्का जमाना है, तो राहु केतु शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु केतु करते क्या है? क्यों हमने बुरा मान के बैठे हुए हैं? क्योंकि राक्षस प्लेनेट है। अरे उन्होंने अमृत तो पिया हुआ है, तो हम उनकी पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? हम क्यों देखते हैं कि वो असुरीय ग्रह है? हम क्यों नहीं उनकी पॉजिटिविटी चीजों को लेते हैं? जब तक आप अपने अंदर राहु और केतु को एक्टिवेट नहीं करते हो, आप अकल साइंस में बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि राहु का काम है फ्यूचरिस्टिक। एक जो फ्यूचर का जो विजन आता है ना, ये राहु के कारण आता है। पीछे क्या हो चुका है ये केतु बताता है, आगे क्या होने वाला है ये राहु बताता है। और इनके बिना हम अकल साइंस में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमें इससे दूर रखा जाता है। सो राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर साइंस के पीछे, और हमें इनको छोड़ना नहीं है। और आपको अगर ये लगता है कि 4 नंबर 7 नंबर मिसिंग है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास असुरी नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर। सो राहु केतु शनि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स माने जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना 8 नंबर, जैसे कई बार बोला जाता है कि 8 नंबर नेगेटिव होता है, मैं आपको बताता हूँ। 8 नंबर मनी यानी पैसों का नंबर होता है। लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि शनि शनि कर्मा से रिलेटेड है, और हम जानते हैं कि 90% पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सबके कर्मास करावे, किसी ने कोई ना कोई पाप किया हुआ है। और हम अपने पापों के रिजल्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं, और इसलिए हमने 8 नंबर को भी दूर करना शुरू कर दिया है। आपको पता है 8 नंबर लिटरली पैसों का नंबर माना जाता है। 8 नंबर में आपको इधर आर या पार वाली सिचुएशन दिखेगी। या तो आपको बहुत ही एलिट क्लास के लोग देखने को मिलेंगे, या फिर एकदम से लेबर क्लास के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्ट का काम ही आर पार करने का है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चाइना में 8 नंबर को बहुत पॉजिटिव माना जाता है। और चाइना नहीं, ऐसा नहीं कि वो टेरिटरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो 8 भी 8 नंबर से पैसा बना सकते हो। ओलंपिक गेम्स चाइना में जब शुरू हुए थे 2008 में, तो ईयर कौन सा था? 8 नंबर का। आपको पता है उन्होंने कब स्टार्ट किया था? 8 अगस्त 2008 को। यानी डेट को अगर आप लिखोगे तो 080808 आएगा, यानी 8 अगस्त 2008। और उन्होंने जब ओलंपिक गेम शुरू किया था ना, उसका भी शुरुआत उन्होंने रात को 8 बजे से की थी। तो बेसिकली 8 नंबर पैसे का, पावर का, सत्ता का नंबर होता है। लेकिन हम डर के इस नंबर को छोड़ देते हैं वहां पर। सो 8 नंबर हुआ। अच्छा, कई बार अगर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि 8 नंबर वाला 1 नंबर से एंटी होता है, और कितनी बार मैंने ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि सर मैं 1 नंबर 8 नंबर का व्यक्ति हूँ, क्या मैं सूर्य को अर्घ दे सकता हूँ? क्योंकि 8 नंबर वाले को 1 नंबर की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। देखो क्या होता है ना, मुझे अगर किसी को भ्रम में डालना होगा ना, मेरे पास इतने कॉन्सेप्ट है कि मैं आधी से ज्यादा जनता को खींच सकता हूँ, क्योंकि भ्रम में लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये सारे काम नहीं करने चाहिए। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि 8 और 1 कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर किस किस कंडीशन में पॉजिटिव है। अब 1 8 को हम इतना एंटी नंबर मानते हैं। हम इंसान ये सोचते हैं कि मुझे सूर्य को अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो इस सृष्टि का क्रिएटर है, उसके लिए हम ये सोचते हैं। सोचो किसी दिन सूर्य ने अगर ये बातें, उनके दिमाग में भी तो आ सकती है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी 8 नंबर वाले हैं ये तो सारे मेरे दुश्मन है, सबको एक बार में भस्म कर देता हूँ। क्या सूर्य कभी ये सोचता है? फिर हम ये इंसान क्यों सोचते हैं कि 1 नंबर यानी सूर्य को अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो हमारे पैटर्न को ना दिमाग में ना एक तरह से हमने घोड़े की चाल बनाकर बैठी कि हमने सिर्फ सीधा देखना है, लेफ्ट और राइट की तरफ टर्न ही नहीं करना है।
कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी नंबर एंटी नहीं है जब तक आप उसे एंटी खुद से नहीं बनाते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन के केस में, अब अल्लू अर्जुन के केस में ना एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जस्ट वन सेकेंड। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/4/19, सॉरी 8/4/1982, यानी 8 अप्रैल 1982। अब इनके केस में अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ बर्थ है 8 की, पहला नाम इनका अलू आता है 13, यानी 4 नंबर का इफेक्ट। अब ये मैं वो एग्जांपल बता रहा हूं जहां पर एक इंसान की लाइफ में 4 8 इतने ज्यादा नेगेटिव नंबर्स जो आप मानते हो इतना ज्यादा बार रिपीट हुआ, फिर अलू अर्जुन के केस में इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख की, पहला नाम जो आता है ये 13 नंबर पर आता है। पुष्पा मूवी जब सुपर डुपर हिट हुई थी उस टाइम पर इनकी रनिंग एज 40 नंबर, 40 नंबर पर चल रही थी, यानी 4 नंबर का टोटल। पुष्पा मूवी का टोटल भी 31, यानी 4 नंबर पर आता है। और ऑफिशियल रिलीज डेट जो थी ये भी 17 दिसंबर की थी, 17 दिसंबर की डेट थी, यानी 8 नंबर का। हालांकि ओटीटी रिलीज एक अलग नंबर आ गया 14, जो कि पॉजिटिव है। बाकी ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा आपको 4 और 8 के टोटल पर मिलेगा। अब अल्लू अर्जुन का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था सिटी मार, जो कि सलमान खान के ऊपर दर्शाया गया था 2021 में। सिटी मार, सिटी मार के नाम से आपने सुना होगा। ओरिजिनल सॉन्ग ये अल्लू अर्जुन का था जो कि 2017 में इसको डायरेक्ट किया गया था। सिटी मार का टाइटल सॉन्ग 8 नंबर पर आता है। सिटी मार का टोटल सॉन्ग नंबर 8 नंबर पर आता है। और रिलीज डेट है इसकी 22 अगस्त 2017, 22 यानी 4 नंबर का टोटल। आपको पता है अल्लू अर्जुन की जो पहली मूवी है गंगोत्री, गंगोत्री का टोटल नेम नंबर आता है 26 पर, यानी 8 नंबर का इफेक्ट आया वहां पर। इनकी शादी स्नेहा रेड्डी से हुई है, यानी इनकी पत्नी का जो टोटल नेम नंबर आता है वो भी 35, स्नेहा रेड्डी का टोटल आता है 35, यानी 8 नंबर पर आता है। इनका जो एंगेजमेंट तारीख थी वो 26/11/2010, 26/11 यानी 8 नंबर के दिन इनकी सगाई हुई थी। और इनकी जो मैरिज हुई थी उस दिन डेस्टिनी नंबर था 4 का, यानी 6 मार्च 2011। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात बताऊं, अल्लू अर्जुन के 2 प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक का नाम है अयान अल्लू, एक का नाम है आरा अल्लू। और दोनों बच्चों का टोटल नेम नंबर 22 नंबर पर आता है। अब सोचो एक इंसान 4 8 से कितना घिरा हुआ है, 4 8, और इस आदमी को हमेशा से 4 और 8 ने एक अच्छे रिजल्ट दिए हुए हैं। लेकिन जब हम बाहर 4 8 देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि 4 8 4 8 4 8, पता नहीं इस लाइफ में कितना प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी मिथ्या जो आप सबके सामने यहाँ पर हटाना कोशिश करूंगा, बंदा 4 8 तारीख का बॉर्न है, 8 अप्रैल 1982 का। डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 8 तारीख की। और बंदे का नाम कितने पर है, अल्लू अर्जुन का नेम नंबर 28 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम सबके दिमाग में एक बात क्रिएट होती है कि 8 नंबर वाले बंदे का 28 नंबर पे अगर नाम है तो कैसे सूट कर गया 1 नंबर पे, क्योंकि 1 और 8 तो एंटी होते हैं। और उसमें से भी हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट नेम नंबर को देखते हैं, फर्स्ट लेटर को देखते हैं, तो एक ही भी वैल्यू नंबर 1 पर आती है। तो मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर 1 8 एंटी है तो इस आदमी को इतनी सक्सेस कैसे देखने को मिलती है। सो हर नंबर के पीछे, हर नाम के पीछे की ना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को जब तक नहीं समझेंगे, हम हमेशा से नेगेटिव ही उसको मानकर चलते हैं। अब कोई पर्सनैलिटी अगर आती है उसके बारे में जब हमारे पास जवाब नहीं होता, उसका रिप्लाई नहीं होता, तो हमारा फोकस फिर ला किताब और एस्ट्रोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो ये पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप चीजों को डीपली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और ये सब मैं पिछले अपने 7 8 साल के एक्सपीरियंस के दौरान की बातें आपको शेयर करें। सो अब मैं बेसिकली कोर्स के प्राइसिंग के ऊपर आना चाहूंगा। एंड बाय द मीन टाइम आप लोगों के जितनी क्वेरीज हैं प्लीज एक बार टाइप करते जाइए और मैं एक एक करके यहाँ पर लेता जाऊंगा। और इसके बाद कोर्स की प्राइसिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अगेन शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो बने रहिए। अब ये जो पर्टिकुलर 7 डेज का सेशन है, ये 7 डेज के सेशन में नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे के सेशंस कंडक्ट होते हैं। सैटरडे एंड संडे कोई भी क्लास यहाँ पर कंडक्ट नहीं की जाती है, बिकॉज नॉर्मली 2 दिन वीकेंड्स को कंप्लीट हॉलीडे रखी जाती है। आपको भी कहीं आना जाना होता है, कोई गेस्ट वगैरह का आना जाना होता है। सो सैटरडे एंड संडे कोई भी सेशन कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। इस 7 डेज के दौरान में पहला 3 दिन जो रहता है ये कंप्लीटली बेसिक पार्ट रहता है, नेक्स्ट 3 डेज एडवांस पार्ट रहता है, और लास्ट का जो डे रहता है ये कॉर्पोरेट पार्ट रहता है। फर्स्ट 3 डेज बेसिक पार्ट में आप बोलने के लिए बेसिक है, बट ये अपने आप में बहुत ही हाईली एडवांस स्टेज का न्यूमरोलॉजी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी मार्केट में या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। लेकिन अगेन 90% ऑफ द कंटेंट जो बेसिक में मैं कवर करूंगा ना वो आपके लिए भी बड़ा यूनिक होगा। देखिए 9 प्लैनेट्स और 81 कॉम्बिनेशन हर कोई बताता है, वो भी मैं भी बताऊंगा, लेकिन एक अलग नजरिए से। मैं आपको इतना डीपली ले जाऊंगा कि जिंदगी भर में आपको कभी भी किसी चार्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बंदे का कॉम्बिनेशन ये है तो उसको नेम नंबर किस पर देना है। ये सारे के सारे आपके फिंगर टिप्स पर रहेंगे। आपको ट्रस्ट नहीं,
7 डेज के सेशन के बाद ना सिर्फ एक मोबाइल कैरी करना है, इसके अलावा कभी भी आपने अपनी स्टडी मटेरियल साथ में कैरी नहीं करनी है। ये 7 डेज के सेशन में 3 डेज का जो बेसिक पार्ट है, इसमें मैं आपको सबसे पहले आपकी ऑरा को इंक्रीज करना कैसे होता है, कैसे आप उसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो, बिकॉज बीइंग अ कंसल्टेंट ये शुद्धिकरण हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वास्तु में सुना होगा ना बोला जाता है कि किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी मंदिर के आसपास की जगह नहीं लेनी चाहिए जहां पे भी उसकी परछाई पड़ती है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंदिर और हॉस्पिटल्स में लोग अपनी नेगेटिविटी लेकर जाते हैं, अपने दुख लेकर जाते हैं, और इसलिए माना जाता है कि इनकी शैडो किसी भी मकान पर पड़ती है ना, तो वास्तु में ऐसे जगह को में मकान नहीं लेने चाहिए। आप सोचो कि आपके पास कोई क्लाइंट अगर आता है, ऑब्वियस सी बात है जब प्रॉब्लम में होगा तभी आएगा, यानी वो अपनी नेगेटिविटी आपके सामने छोड़कर जा रहा है। तो क्या हमारे अंदर हमारी ऑरा इतनी पावरफुल है कि हम उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर सके? और शायद यही कारण होता है कि मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे कंसल्टेंट ना शुरू शुरू में काम करके बाद में बंद कर देते हैं, उनके घर में क्लेश मचना शुरू हो जाता है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा एक सवाल जो आप लोगों ने भी सुना होगा, अरे इतना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, इसके पास इतना पैसा है जो हमें कंसल्टेंसी दे रहा है। और ये बातें ना आम आम बड़ी सुनोगे आप। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब तक आप अपनी ऑरा को पावरफुल नहीं कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर लाइन में थोड़ा बहुत जाकर ना कहीं रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं आपके काबू में। तो बेसिक सेशन में ये सारा आपको बताऊंगा कि कैसे डे टू डे एक्टिविटीज को करके आप अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिवली हाईली वहां पर इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा, एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करने के कितने तरीके होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सिर्फ ये सोचते होंगे कि बर्थ और डेस्टिनी से काम हो गया, नहीं। एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करने के लिए 3 से 4 पैरामीटर्स और होते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब क्लाइंट को आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताना शुरू करते हो तो आपकी बातें कई बार मैच नहीं होती हैं। तो ऐसे समय पर हमने प्लान बी प्लान सी में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के रीडिंग के तरीके 3 से 4 पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको सारा कवर करूंगा। इसके अलावा प्रोडिक्शन का जो बात आती है कि प्रोडिक्शन कैसे की जाती है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि फ्रॉम 2024 आप खुद की प्रिडिक्शंस कर सकते हो, आप इकोनॉमी की प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप किसी कंट्री की प्रिडिक्शन कर सकते हो। और अभी 2023 का 10 महीना, 9 से 10 महीने बाकी बचे हुए हैं, इसमें भी आप तरह तरह की प्रिडिक्शन यहाँ पर कर सकते हो। सो प्रिडिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको आनी चाहिए। एंड लास्टली, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सारी दुनिया ना 81 कॉम्बिनेशन में सीमित नहीं होती है। असल काम 81 कॉम्बिनेशन के बाद शुरू होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम सबको पता है कि 14 जून 2020 को उनका डेथ हुआ था। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे ना, तो 3-1 का कॉम्बिनेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ का, और नेम नंबर भी 3 नंबर पर आता है। अब इतने पावरफुल कॉम्बिनेशन होने के बाद भी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो क्यों हुआ? और एक बात मानकर चल लीजिए कि अगर आपने किसी क्लाइंट को पॉजिटिव कंपाउंड नंबर पे नाम दे भी दिया, तो उसे अमृत तत्व का वरदान नहीं मिल जाता है। कोई ना कोई एक ऐसा साल जरूर आता है जहां पर आपको अलर्ट रहना है, जहां पर आपको शांत रहना है। और ऐसे समय पर मैं 2 चीजें रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर नेगेटिव ईयर आता है ना आपकी लाइफ में, ऐसे समय पर या तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो या पैसे दे के रफा दफा कर दो सिचुएशन को, क्योंकि इस साल मैक्सिमम एनर्जीज आपके नेगेटिव में जाती है, चाहे आपने कितना भी अच्छी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन क्यों ना करा दी हो। आपको 81 कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड जब मैं बताऊंगा, तब आप यहां पर समझ सकते हो कि ये साल मेरा कैसा होगा, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज कैसा होगा। इन सारी चीजों की केस स्टडीज में बेसिकली आपको वहां पर कराऊंगा। एक कंपाउंड नंबर के पीछे की एनर्जीज क्या होती हैं, क्योंकि हर पॉजिटिव कंपाउंड नंबर के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी अटैच रहती है, वो भी मैं आपको इंडेप्थ में बताऊंगा, ताकि आप क्लाइंट को अलर्ट दे सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार किसी फीमेल को 37 नंबर पे जब भी मैं नाम देता हूँ ना, उनको मैं बोल के रखता हूँ कि मैम ये नंबर आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में तो बहुत अच्छा योगदान देकर जाएगा, लेकिन ऐसे केस में इस पर्टिकुलर नंबर के साथ आपको देर रात अकेले नहीं निकलना है, और आपको किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि 37 नंबर कई बार अटैक्स भी लेकर आता है। तो इस तरह के हर नंबर के पीछे की जो नेगेटिविटी है, वो भी क्लाइंट को एज एन कंसल्टेंट हमने इन्फॉर्म भी करना होता है, ताकि वो आगे इस बात पर ध्यान दे सके। नेम नंबर के करेक्शन के पीछे ना मैं 2 लॉजिक्स आपको शेयर करूंगा कि नेम करेक्शन किया कैसे जाता है। पहला जो करेक्शन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में बताऊंगा, और सेकंड जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कवर करूंगा, और जिसको हम कुबेर मेथड भी बोलते हैं, या फिर एक तरह से ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं। मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं आ पा रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मैंने किसी अपने दोस्त को, किसी यार को मैंने पैसे उधार दिए बट मुझे रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, मेरा बैंक से लोन पास नहीं हो पा रहा है, इस तरह के पैसों की ब्ला 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 बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है। ये सेकंड मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे टैकल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम्स वगैरह देने हैं, वो क्लियर कैसे कराना है। तो ऐसे समय पर आप सोचोगे कि मैं नेम नंबर
अच्छा दे दूं उससे काम हो जाए? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को जब तक चेंज नहीं करोगे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आजकल की जनरेशन में देखोगे ना, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनकी एज 33, 34, 35 हो जाती है, बट शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं। क्यों? अभी मुझे अपना करियर सेटल करना है, मुझे अपने पैर पर जब तक खड़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और आपके पास उसके पेरेंट्स अगर कंसल्टेंसी के लिए आते तो आपने लाख कोशिश की 6 नंबर शुक्र पर नाम देने की, पर बंदा शादी नहीं कर रहा है। तो नेम नंबर की जगह अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को 6 नंबर पे करके आते हैं ना, तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने का जब भी घर पर आता है तो घर के बच्चों पर या फीमेल पर हाथ उठाता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है। अब ऐसे केस में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं कि इसके पीने की लत मैं कैसे छुड़ाऊं। तो ये सेकंड केस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीजों को टैकल कर सकते हो। हाउस नंबर को कैसे सेलेक्ट करना है, इसके एनालिसिस अलग है। आपको क्या लगता है लकी नंबर्स क्या होते हैं? 37, 42, 41, 46 ये लकी नंबर्स होते हैं? ये लकी नंबर्स नहीं होते हैं। ये पॉजिटिव कंपाउंड नंबर्स हैं, ये लकी नंबर्स नहीं होते हैं। लकी नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये 3, 4, 5 या 6 डिजिट कोड में होता है। तो जैसे मेरे केस में 043299, ये मेरे लिए लकी होता है। तो मैं मैक्सिमम जगह पर इन नंबर्स को यूज करता हूँ। अभी 6 डिजिट का कोड मेरी डेट ऑफ बर्थ से निकल कर आया है। सो मकान नंबर के केस में भी जब हम देखते हैं ना कि सर आप 37 का, 42 का, 41 का मकान नंबर ले लीजिए, मैंने ये गलती की हुई है। गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंबई से जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ था ना, आज से 7-8 साल, 6 साल, 7 साल पहले करीबन, मैंने ये सोचा कि 6 नंबर का मकान लेता हूं। मैंने 204 का मकान लिया। 2 साल तक एक पैसा भी नहीं कमाया। मैं इसके बाद 303 में शिफ्ट हुआ, जिसका टोटल अगेन 6 नंबर पर आया था। अगले 2 साल भी मेरे ऐसे ही गए, बिना किसी जॉब के। और जितनी सेविंग्स थी अब तो सारी खत्म हो चुकी थी, सारा बैंक लोन ऊपर सर पर आ गया था। अब 4 साल में मैं 6 नंबर के मकान में रहा, मैंने एक पैसा नहीं कमाया। लेकिन मेरे घर के सामने जितने भी बंदे 4 या 8 के टोटल के मकान में रह रहे थे, ये सारे अच्छे खासे फ्लोरिश थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 नंबर के होने के बाद ना तो मैं फैमिली से अटैच हो पा रहा हूँ, ना मैं पैसा कमा पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है आज की डेट में। और जो बंदा 4-8 में रह रहा है उसके पास आखिर ऐसा कैसा है? तो अगेन जिस दिन इसके लॉजिक के बारे में मुझे पता पड़ा ना, आज की डेट में मेरा मकान नंबर है 9 का, मेरा ऑफिस का नंबर है 8 नंबर 44, यानी 8 नंबर का है। तो ये पर्टिकुलर नंबर्स में ना हर इंसान को कैसे 489 या 27 भी पावर दे सकते हैं, ये आपको बताऊंगा। अगर सिर्फ ये रहेगा कि हमने 1356 से टोटल नंबर पे मकान लेकर बैठना है, तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन बिल्डर भी नहीं यही बोलेगा कि जितने भी मैंने फ्लैट्स बनाए, जितने भी मैंने रो हाउसेस बनाए ना, इन सब के टोटल नंबर 1356 पे रख दो। क्योंकि दुनिया अब न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती है और न्यूमरोलॉजी में 48 को नेगेटिव माना जाता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। इंदौर में आज से 6-8 महीने पहले ना, जब मैं एक मकान परचेज करने के लिए गया था, तो मुझे ब्रोकर ने बोला कि सर इस बिल्डर के सारे मकान बिक चुके हैं, सारे प्लॉट बिक चुके हैं, सिर्फ 4 या 5 प्लॉट खाली है। और वो खाली इसलिए भी है क्योंकि इनका जो टोटल है वो 4 और 8 पर आता है। मैंने कहा ब्रोकर को क्या मतलब 4 और 8 से, इनका काम, इनका प्रोफेशन अलग है। तो मैंने ये सवाल उससे पूछा कि 4-8 का मकान क्यों नहीं लेते, प्लॉट क्यों नहीं लेते? बोले सर आपको तो पता है, आजकल यूट्यूब में सब कुछ दिया हुआ है, हर जगह पर 48 को नेगेटिव नंबर माना जाता है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्लॉट खाली है, आपको चाहिए तो ये दे सकता हूँ। अब वहां पर ना मैंने भी थोड़ा सा इस तरह से एक्ट करना शुरू किया कि हाँ 4-8 नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जो दुनिया देख रही है वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है 4-8 मेरे लिए पॉजिटिव है। मैंने उन्हीं प्लॉट से डिस्कशन करके बैठकर ऑन द टेबल मुझे करीबन 12 से 15% डिस्काउंट में मैंने वो लिया था, क्योंकि उनका काफी टाइम से नहीं बिक रहा था। अब जहां पर 12 से 15% है, यहाँ पे लाखों की सेविंग हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि 4 8 9 आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं। तो ये कैसे, किस पैरामीटर को हमने यहाँ पर कवर करना है, ये मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि मकान नंबर किसको पॉजिटिव कैसे दे सकता है। इंदौर में एक बहुत बड़े कंसल्टेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। आज से 4 साल पुरानी बात है, उनका जब कॉल आया था तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि राजीव जी मुझे कौन सा फ्लैट नंबर लेना चाहिए, प्लीज आप अगर मेरी हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। सो मेरी जो भी फीस थी उन्होंने पे कर दी थी। लेकिन मैंने उनको मकान नंबर का टोटल 4 नंबर बताया था। एंड उनके शब्द ये थे कि राजीव जी मैंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे 4-8 का टोटल दोगे, मैंने तो यही सुना है 1356 पर। तो मैंने उनको ये बोला कि जिस ट्रस्ट से आपने मुझे फोन किया ना, कॉल किया है, उसी ट्रस्ट से 4 नंबर का मकान ले लीजिए। 2019 में उन्होंने जिस फ्लैट को परचेज किया था, 2022 में एक और फ्लैट परचेज किया बिगर देन दैट, और उसका भी टोटल नंबर उन्होंने 4 नंबर पर ही लिया था। सो बताने का मतलब ये है कि 1356 के अलावा
दुनिया बसी हुई है 24789 में, लेकिन कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कैसे समझोगे कौन सा नंबर आपको सूट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये मैं आपको डीपली बताऊंगा। मोबाइल की नंबर की थ्योरी, कंपेटिबिलिटी की थ्योरी, मैरिज की थ्योरी, बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए। और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में तो मैं आपको एक अलग पिक्चर बताऊंगा जहां पर लोगो डिजाइन के ऊपर, अच्छा लोगो डिजाइन के ऊपर भी ये मानकर चलिए बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ना अपने नाम को चेंज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर आप एयरटेल के नाम को देखोगे ना तो टोटल नेम नंबर 16 पर आता है, और एयरटेल का 16 नंबर डिस्ट्रक्शन का नंबर है। लेकिन आज की डेट में पूरे इंटरनेशनली प्रेजेंस है उसकी। तो एयरटेल का जो मालिक है, कभी आपके पास अगर कंसल्टेंसी के लिए अगर आता है ना, तो आप उसमें डबल एल डबल टी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके लॉस वहां पर उसे अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में लोगो डिजाइन में चेंजेस किए जाते हैं। सो एयरटेल कंपनी ने अपने लोगो डिजाइन में कुछ 4 से 5 साल पहले चेंज किया हुआ है, और अब उसकी एनर्जी पहले से हद तक काफी पावरफुल देखी गई है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, डीप में बातें हैं, जो आपको अगेन मैं वर्कशॉप में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइस मॉडल शेयर कर देता हूँ, और प्राइस शेयर करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 बातें और शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इस सेशन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सो जैसे कि मैंने बताया कि पर्टिकुलर सेशन 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 17 दिन का गैप है। एंड नॉर्मली मार्केट में जब भी आप बेसिक कोर्स की अगर हम बात करें, बेसिक कोर्स करने जाते हो, तो आज की डेट में ना आपको 29 रुपीज से रुपए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एड्स देखे जो 29 रुपीज, 59, 199, 299 में इस तरह के कोर्स वगैरह होते हैं। जहां पर भी कम पैसे लगता है, मैं मानता हूँ कि हमें अट्रैक्शन होता है, क्योंकि कम वैल्यू में हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। ये सब हमारी मंशा होती है, हमें सीखने को भी मिलता है उसमें बहुत कुछ ज्यादा। पर कभी सोचा है कि 299, 499, 29 रुपीज के जो कोर्सेज होते हैं, आखिर ये कम प्राइस में क्यों होते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लोटेड होते हैं, गूगल में ऑलरेडी कंटेंट इसका दिया होता है। आपको एक कंपाइलेशन किया जाता है जिससे आपको एक नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, और इस हिसाब से हमें ये प्राइस बहुत रीजनेबल लगता है। सो मैं तो ये बोलूंगा कि 499, 599 का भी अगर आप प्राइस पे करते हो, ये कंटेंट ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल होता है। किसी दिन घंटे 2 घंटे का टाइम निकालेंगे तो ये सारा कुछ आप अपने आप से भी निकाल सकते हो। लेकिन इंडिया में कहीं पर भी आप जो रिनाउंड कोर्सेज हैं, जहां पर सालों की रिसर्च होती है, मेहनत होती है, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूनिकनेस होती है, वो कोर्स हमेशा से आपको महंगे ही मिलेंगे। महंगे नहीं होते हैं, टू द पार होते हैं, एट वैल्यू होते हैं। सो कई बार बेसिक कोर्स जब आप करने जाते हो, तो किसी रेनाउंड प्लेस में, जब 5 स्टार मल्टी लग्जरी जगह पर आप करने जाते हो, तो बेसिक कोर्स की प्राइस आज की डेट में भी आपको 30 से 50 हजार रुपए इजिली देखने को मिल जाती है। साथ में जब आप एडवांस कोर्स करने जाते हो तो उसकी प्राइस 50,000 की होती है, और 50,000 एडवांस कोर्स जो होता है आपको बेसिक कोर्स करने के बाद मिलता है, यानी टोटल प्राइसिंग जो आती है करीबन 80,000 से लाख रुपए की पड़ती है। इसके अलावा जब भी आपने कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करनी होती है, इसका प्राइसिंग 1 लाख रुपीज का रहता है। अब ये टोटल करीबन 1.25 से 2 लाख का जो प्राइसिंग है, ये सिर्फ कोर्स का प्राइस नहीं है। इस पर्टिकुलर प्राइस में आपका आने जाने का, ट्रेवलिंग का, होटल का, रहने का खर्चा, ये सब कुछ फीस उसमें इंक्लूड रहती है। लेकिन सिंस हम ये सारे के सारे सेशंस कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अब बेसिक प्लस एडवांस प्लस कॉर्पोरेट, ये तीनों के तीनों कवर में कर रहा हूँ सिर्फ ऑनलाइन में। सिंस हमारा यहाँ पर होटल का खर्चा बच जाता है, आपका आने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बच जाता है, और आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये पर्टिकुलर प्राइस जो इस कोर्स की मैंने रखी हुई है, दैट इज 33,000 रुपीज। अब इस 33,000 रुपीज में भी ना, यहाँ पर 3 पैकेजेस दिए दिए हुए हैं। यानी अगर आपने बेसिक कोर्स करना है जो फर्स्ट 3 डेज में कंडक्ट किया जाता है, दैट इज फॉर 6,000 रुपीज। लेकिन अगर आपने बेसिक और एडवांस करना है तो इसकी फीस है टोटल 27,000, जो कि नेक्स्ट 6 डेज तक चलेगा। और अगर आपने तीनों पार्ट कवर करना है तो इसकी टोटल प्राइस है 33,000 की। मान लीजिए आज की डेट में अगर आपने 6,000 रुपीज पे किया, आपने बेसिक कोर्स किया है, और बाद में आपको इसमें शिफ्ट होना है सेकंड वाले में, तो ये प्राइस आप इसमें से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि इतना पे हम एट अ टाइम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर पे करते हैं, सो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इसको 8 इजी इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करके भी दे देती है। तो वहां पर आपके लिए भी इजी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस को आप 8 इजी इंस्टॉलमेंट्स में उनको पे कर सकते हैं। सो मुझे तो अमाउंट वन टाइम में फुल मिल जाता है, और आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो बैंकर होता है, कंपनी होती है, उनको आप 8 इजी इंस्टॉलमेंट में वहां पर पे कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर, सॉरी, ये पर्टिकुलर पिक्चर पर ध्यान दीजिए। अब दुनिया बड़ी छोटी है, और आप में से, इनमें से कई सारे लोगों को जानते भी होंगे, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजिस्ट के वो सारे लोग हैं जिन्होंने सेशंस को करने के बाद विद इन से लाइक फ्यू मंथ्स इन्होंने 6 फिगर्स में अपनी इनकम पहुंचा दी है। और इन्होंने कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया, इनकी मार्केट में बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी। कुछ
2-4 लोगों को छोड़ के। लेकिन कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आज की डेट में इनकी पर मंथ की इनकम 6 फिगर्स में पहुंच चुकी है। सो दुनिया बड़ी छोटी है। आप में से इनमें से बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, समझा भी होगा, इनसे मिले भी होंगे। और ये एक ट्रेनिंग द ट्रेनर्स का प्रोग्राम चला था, जहां पर ये पर्टिकुलर वो लोग हैं जो मार्केट में सेशंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे सेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मार्केट में नहीं पढ़ाते हैं। वो ये लोग HNI क्लाइंट्स को डील करते हैं, क्योंकि पर क्लाइंट की जो मिनिमम प्राइसिंग होती है इंडिविजुअल केस में वो स्टार्ट होती है 5100 से 11,000 रुपीज न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन। और जो कॉर्पोरेट कंसल्टेशन होती है वो मिनिमम स्टार्ट होती है 25 से 50,000 रुपए तक की। सो वहां पर इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे इसमें लो शुगर मैं बिल्कुल भी कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे लॉजिक्स कंप्लीटली शैडलियन मेथड के हिसाब से कवर किए जाते हैं। जहां पर इस तरह के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स मैं आपको शेयर करूंगा कि क्लाइंट को जब आप इस तरह की रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर जो पर्सन है, आप इनको जानते होंगे, विकास दुबे नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर रह चुका है, जिसे उज्जैन में पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/12/1964। लो शुगर में जब आप ये डिटेल्स डालते हो ना, तो यहाँ पर सेंटर का रो कंप्लीटली खाली है, कॉलम कंप्लीटली खाली है, 357 नहीं है। तो यहाँ पर इसका राजियो क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी 456 भी नहीं बन रहा है, 258 भी नहीं बन रहा है। उसके बाद भी अथाह प्रॉपर्टी और अथाह पैसा कैसे बन गया, तो ये ट्रायंगल मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप किसी भी क्लाइंट को इस ट्रायंगल मेथड से मोर एक्यूरेसी के साथ कैसे जज कर सकते हो। लो शुगर ग्रिड में आपने अभी तक कितने योगास देखे हैं? लो शुगर ग्रिड में आपने देखा गोल्डन, सिल्वर एरो, गोल्डन एरो और उसके बाद 6 योगास, यानी टोटल 8 योगास आते हैं। मैं शेल्डियन मेथड में आपको मोर देन 25 to 30 योगास बताऊंगा। और शेल्डियन मेथड में ना बहुत ही चीजों को सिंप्लीफाई किया है, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। क्या कि अगर सामने वाला व्यक्ति किसी राजयोग के साथ में पैदा नहीं होता है, बर्थ नहीं ले पाता है, तो आप नाम के साथ में उसका राजयोग क्रिएट कर सकते हो। सो राजयोग में नेम को क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है, ये सारे बहुत इन डेप्थ में एनालिसिस करके दिखाऊंगा विद केस स्टडीज, क्योंकि करीबन 25 से 30 केस स्टडीज कराऊंगा, तब जाके आपको सॉरी तब जाके आपको बहुत इन डेप्थ में चीजों के बारे में आइडिया यहाँ पर लग पाएगा। अब जस्ट 2-3 मिनट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारे ना क्वेश्चंस यहाँ पर पर्सनलाइज्ड हैं। सो मैं कुछ ही सवाल लेता हूँ और उसके बाद 3-4 पैरामीटर्स को कवर करके फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। अमर लाल जी का सवाल है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बिगनर टू लर्न दिस इजीली? बिल्कुल अमर लाल जी। ये पर्टिकुलर जो सेशन है, मतलब जो टोटल कोर्स है 7 डेज का, इसे डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि कोई फ्रेशर है या कोई ऐसा पर्सन है जिसे 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग इजीली इस कोर्स को कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो मेरे पास ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे कि टोटल जितना भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से 60% फ्रेशर्स रहते हैं और 40% ऑलरेडी वो होते हैं जो मार्केट में इस टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बड़ा ईजी रहता है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीरालाल जी, आपका सवाल है, प्लीज प्रोवाइड द चार्ट। सो कौन से चार्ट की आप बात कर रहे हैं, प्लीज एक बार बता देंगे आप? अच्छा, फॉर फ्रेंडली एंड एनईबी नंबर ऑफ ईच नंबर। देखो, ये ऐसा नहीं होता। फ्रेंडली और एनईबी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम सबके दिमाग में है कि 36 एनी में है, 19 एनी में है, 18 एनी में, इस तरह का नहीं होता है। ड्यूरिंग द सेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 36 जिसको आप एनिमी मानते हो ना, कब फ्रेंडली होते हैं और कब एनिमी होते हैं। अब मैं इसमें चार्ट में कैसे बताऊं? चार्ट में तो मैं मेंशन कर दूंगा 36 का एनिमी होता है, बट मैं पर्सनली नहीं मानता ना। 18 भी एनिमी होता है, बट आपने अल्लू अर्जुन के केस में देखा ना, 18 कितना ज्यादा पॉजिटिव देखा गया उसके लिए। तो ये इसके पीछे के लॉजिक्स को हमने समझना है। और चार्ट्स के ऊपर मत जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट्स और स्टडी मटेरियल के पीछे मत जाइए। ये तो वैसे भी मैं सारा दूंगा आपको सेशन के बाद, लेकिन आपको लॉजिक्स क्लियर करने हैं। आप कहीं पर भी जाते हो ना, आग बंद करके 4 से 5 सेकंड के अंदर ना आपके दिमाग में कैलकुलेशन रन करना चाहिए, और क्लाइंट को आपने बोलना शुरू करना है कि सर आपकी लाइफ में पैटर्न्स ये क्रिएट हो रहा है। क्लाइंट के सामने हमने चार्ट्स, मटेरियल, ये सब ओपन करके नहीं देखना है। सो 3, 6, 1, 8 कब एंटी होंगे, कब नहीं होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा किसी का डेट ऑफ बर्थ 8-8 का कॉम्बिनेशन है। क्लाइंट से पहले ना हमें बुखार आ जाता है, सर आपके पास 8-8 का कॉम्बिनेशन है, आपकी शादी में तो प्रॉब्लम आ रही होगी, आपके बच्चे के कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपके काम धंधे में प्रॉब्लम आ रहा होगा। बेचारा क्लाइंट खुशी बैठा हुआ है, लेकिन हमने प्रॉब्लम बनाना शुरू कर दिया। तो आखिर ऐसी 8 नंबर की कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है जहां पर अबंडेंस में मिलता है, ये कैसे जज करोगे? 4-8 कब आपको पॉजिटिव पावरफुल एनर्जीज देता है, ये कैसे डायग्नोसिस हमने करना है? 18, 36, 24, 29, 49, ये कब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, ये समझेंगे कैसे? ये सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ में कराऊंगा। तो चार्ट्स वहां पर फेल हो जाते हैं, वहां पर लॉजिक्स काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक हम
इन डेप्थ में नहीं समझेंगे, हमें आइडिया नहीं लगेगा इन बातों का। रश्मि जी, आपका कोई भी सवाल है प्लीज टाइप करके एक बार पूछ लीजिए यहाँ पर। सर नेम चेंज को आईडी कार्ड्स पे, अच्छा, सी आईडी कार्ड्स पर चेंज करना जरूरी नहीं होता है, यू नो लाइक, जस्ट वन सेकेंड। जी, नेम चेंज को ना आईडी कार्ड्स पे चेंज करना जरूरी नहीं होता। आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप चेंजेस कर रहे हो ना तो सफिशिएंट होता है, बिकॉज 80% हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पर है। आप रात को सो जाते हो, आपके साथ आईडी कार्ड्स आपके सो जाते हैं। पूरे साल भर में आईडी कार्ड्स कितनी बार यूज होते हैं? 8 10 12 बार, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो या कोई फॉर्म फिलअप करना होता है तब। लेकिन सोशल मीडिया हमेशा से वर्किंग पर रहता है। आज की डेट में अगर आपका बर्थडे है ना, आपको 200 से 300 मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर अगर आप चेंजेस करते हो तो ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है। रश्मि जी, आपका सवाल है रिकॉर्डिंग मिलेगी आफ्टर सेशन, सर सर्टिफिकेट मिलता है क्या? बिल्कुल ठीक है। सो ये 7 डेज के सेशन के बाद ना जो रिकॉर्डिंग शेयर होती है फर्स्ट 3 डेज की शेयर होती है, नेक्स्ट 4 डेज की रिकॉर्डिंग्स कोई शेयर नहीं की जाती है और उसमें जरूरत भी नहीं होती है। फर्स्ट 3 डेज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको रिकॉर्डिंग इसमें पूरी शेयर की जाती है। नेक्स्ट 4 डेज में रिकॉर्डिंग की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो लाइव इंटरेक्शन में मैं आपको बहुत सारी चीजें नोट भी कराऊंगा, बहुत सारा हम लाइव की स्टडीज भी करेंगे। और इसके एवज में मैं आपको 2 3 एप्लीकेशन दूंगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, बहुत इजी भी पड़ जाएंगी। साथ में इन लास्ट के 4 सेशंस में मैं आपको एक्सेल शीट्स भी दूंगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड होती है, जहां पर कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ जाता है। कुछ पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी आपको वहां पर शेयर की जाती है। 7 डे के खत्म होने के बाद कोर्स मटेरियल अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट आपके पोस्टल एड्रेस पर कोरियर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे 2 चैलेंजेस यहाँ पर है। एक तो ये कि इस कोर्स के बाद ना मैं आपको बुक फ्री बना दूंगा, आपको कभी भी, सॉरी, अपने साथ में कोई भी स्टडी मटेरियल कैरी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन 5th डे और 7th डे का सेशन होगा उस दिन मेरा चैलेंज हमेशा से रहता है हर एक पार्टिसिपेंट को कि रात को 9 से 12 का सेशन खत्म करने के बाद पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। इस बात का मेरा चैलेंज है 5th और 7th डे के सेशन के बाद, क्योंकि 5वें दिन जिस दिन मैं आपको नेम कैलकुलेशन का मेथड बताऊंगा ना, उस दिन आप अपना अपने परिवार वालों का, इनफैक्ट पुराने क्लाइंट्स का जिनको रिजल्ट नहीं मिल पाया है, आप बैठ के सबका एनालिसिस करना शुरू करते हो। तो कई बार तो मुझे सुबह 4 या 5 बजे मैसेज आता है कि सर हमको रात भर नींद नहीं है, ये आपके कैलकुलेशन के हिसाब से हमने ये सब कुछ किया है, आप प्लीज एक बार वेरीफाई कर दो कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। और जिस दिन लॉजिक आपको पता पड़ेगा कि लोगो डिजाइन के अंदर पावर्स एनर्जीज कैसे होती हैं, उस दिन लिटरली कई पार्टिसिपेंट्स ने तो रात को बैठकर बनाना शुरू किया लोगो डिजाइन को, और सुबह मुझे शेयर भी कर दिया कि हमने अपनी फर्म अपनी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन बनाया हुआ है। मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, ये जो पर्टिकुलर मैं प्राइसिंग दे रहा हूँ ना, ये पीनट्स है। और पीनट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगो डिजाइनिंग की जो मिनिमम प्राइसिंग शुरू होती है ना मेट्रो सिटीज पे, वो 1 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और इनके वेरिएशन बहुत हाई जाते हैं, बहुत हाई जाते हैं। सो निबोलॉजी का मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है, जिसमें मैं अकेला कैटर नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में यहाँ पर योगदान दे सके। सो इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी की जगह जब बिजनेस न्यूमरोलॉजी में आप लोग का फोकस जाएगा ना, तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, न जाने कितने ऐसे फुल टाइम लोग हैं जिन्होंने जॉब किया है, जिसने बिजनेस किया है, आज की डेट में फुल टाइम न्यूमरोलॉजी में कर रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेट लेवल को कैटर कर रहा है। पर मंथ की जो इनकी इनकम है ना, वो कहीं ज्यादा उनकी जॉब से ज्यादा यहाँ पर है। तो मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई ड्रीम्स में नहीं लेकर आ रहा हूँ। पर जो मार्केट मैंने देखा है, मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स ने जो किया है, वो सारी पिक्चर बता रहा हूँ। और आप सबको एक बात और बोलूंगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को मैंने सब अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी मैंने शेयर किए हुए हैं। आप मेरे फेसबुक के आईडी पर जाना, और वहां पर ना बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक्स दिए हुए हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैक्सिमम केस में अगर आप देखोगे तो 5 स्टार रेटिंग मेंटेन है, और बहुत सारे लोगों के फीडबैक दिए हुए हैं। रात को सोने से पहले रोज हम सबकी आदत क्या होती है कि 5 से 10 मिनट हम सोचते हैं कि कोई शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देख लें इंस्टाग्राम पर, और वो 10 मिनट का टाइम ना 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता 1 घंटा 2 घंटा रील्स देखने में कैसे निकला है। आप सबसे एक गुजारिश है, आज रात को ना कोशिश करके मेरा ये इंस्टाग्राम पेज आप लोग जरूर देखना। और वो इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी प्रोजेक्शंस वगैरह है ना, ये सब बड़े ही यूनिक है। आप देखना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डाली हुई हैं जो आपने ना कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी। ये देखिए, आपको पता है हर कंपनी 28 नंबर के दिन को क्यों चूज करती है? आप कोई भी रिचार्ज कराते हो उसकी वैलिडिटी 28 नंबर की होती है। मैंने क्या बोला, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनको पता है 28 नंबर की पावर क्या होती है, और 28 नंबर वहां पर भी यूज किया जाता है। अभी सबसे बड़ा प्रिडिक्शन अभी तक का, जो ऑलमोस्ट 1 साल से चलता हुआ आ रहा है,
हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट क्रैशेस जो हुए थे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 87 का ब्लैक मंडे, फिर डॉट कॉम, फिर फाइनेंशियल, फिर कोविड क्रैश आया था। 2023 का इस सदी का सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और इसकी भी पोस्टिंग की गई थी 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी के अलावा ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, आज 11 मार्च हो गई है। लेकिन इस बारे में मेरे पिछले पोस्ट भी अगर आप देखोगे तो मैंने बार बार इंटीमेट किया है लोगों को कि जिसका भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप लोग या तो विड्रॉ कर लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आज की डेट में ना, आप लोग गूगल में जाकर सर्च करके देखना कि अमेरिका में क्या हालत हो रही है। कितने सारे ले तो चल ही रहे हैं, साथ में एक दो दिन के अंदर दो तीन बड़े बैंक्स का आपको, जैसे लेमन ब्रदर्स का आपने सुना था ना 2008 पे, इसी तरह से आपको इस साल भी सुनने को मिलेगा, और वो भी 2-4 दिन या इसी महीने के अंदर में। सो इस तरह के काफी हद तक जो प्रोजेक्शंस हैं, हम सबको पता होना चाहिए, तब जाकर हम दूसरों के केस में थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। सो ये बहुत सारा कंटेंट है। एक दिन रील की जगह ना मेरा ये पेज आप लोग जरूर देखना। और मेरी आप सबसे एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये देखिए, 8 इज द नंबर ऑफ मनी, 8 इज द नंबर ऑफ कर्मा। चाइना नो 8 इज द नंबर ऑफ मनी, और इसलिए उन्होंने 8 अगस्त 2008 को एग्जैक्टली 8 बजे शुरू किया था। तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं जो आपको मेरे वेब पेज पे मिलेगी। ये 2023 एक्सपेक्ट रिसेशन, और ये भी किस दिन पोस्ट किया हुआ था, दिसंबर 7 को। इस तरह के मैंने बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, जस्ट मैं कुछ एक और सर्च कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, हाँ, ये रोलेक्स की वॉचेस का, ये रोलेक्स है 28 इज द नंबर ऑफ वेल्थ। आप अगर देखोगे तो रोलेक्स वॉचेस ने भी ना राइट साइड में जो भी अपनी डेट देती है ना, ये भी 28 नंबर का दिया होता है। तो ऐसे नंबर्स के इन डेप्थ में जब जाओगे ना, तो हर नंबर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ये सारी की सारी चीजें ना मैं आपको इन डेप्थ ड्यूरिंग द सेशन बताऊंगा। और देखो, बाकी लोगों की तरह ना मैं यहाँ पर आपको कोई फाउल प्ले नहीं कराना चाहता हूँ, या मैं सपने नहीं दिखाना चाहता हूँ कि 15 मिनट के अंदर बुक किया तो ये प्राइस होगी और फिर टाइमर खत्म हो जाएगा और फिर आप बुक नहीं कर पाओगे। आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि अगर मैं लोशो ग्रेडी आपको पुराने कॉन्सेप्ट को बेच रहा होता है ना, तो मैं आपको इस तरह की मार्केटिंग आइडियाज देता जहां पर 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर अगर आपने फीस जमा कर दी तो ही आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्योर नॉलेज है जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि मेरे एक बैच में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 लोग ही होते हैं। मैं बहुत ज्यादा बैचेस इकट्ठा नहीं करता हूँ कि 30 40 50 लोग करती है। मिनिमम 5, मैक्स टू मैक्स 10, इससे ऊपर मैं एक बैच में लेता नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सामने वाले के साथ जस्टिस नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों की बहुत सारे की क्वेरीज होती होंगी। अगर मैं 30 40 लोग ले लूंगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं मैं हर एक बंदे की क्वेरीज को अटेंड कर पाऊँ। तो बैच साइज बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम रहता है। लेकिन आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से किसी को भी अगर एनरोल करना है, सो मिनिमम 6,000 रुपीज देकर आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। बाकी का जो डिफरेंस प्राइस है, 28 तारीख को जो सेशन शुरू हो रहा है, आप चाहो तो 28 तारीख की मॉर्निंग को भी बाकी अमाउंट पे कर सकते हो। सो मिनिमम 6,000 रुपीज देकर आप अपनी प्राइस को यहाँ पर रिजर्व जरूर करके रखिए, क्योंकि अगर फिल हो गई तो फिर आपको आगे के लिए वेट करना पड़ेगा। रश्मि जी का सवाल है, आफ्टर सेशन के बाद भी कहीं इश्यूज आते हैं तो आप गाइड करते हैं सर। ये तो बड़ी यूनिक क्वालिटी है, क्योंकि मेरा ना कोई भी क्या बोलते हैं, असिस्टेंट नहीं है, मेरे अंडर में कोई लोग नहीं है। आपके पास कोई भी अगर क्वेरी है वर्कशॉप से रिलेटेड, एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फोन मैं ही उठाता हूँ, और मेरा कोई ऑफिस बॉय नहीं उठाएगा कि सर अभी बिजी है, सर बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे मेंबर्स को मैं ही हैंडल करता हूँ। मैं करता हूँ आपके अंदर जो भी क्वेरीज है सेशन के बाद भी आती है, तो सबसे पहले आपको सेशन के बाद ना एक ग्रुप में वहां पर इंक्लूड किया जाता है। तो मैं भी वहां पर हूँ, जितने सारे सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट है वो भी वहां पर है, तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। कभी कोई इशू अगर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज भेज सकते हो, वहां पर भी मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। और इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर जर्नी ऑनलाइन सेशंस की है, मैंने 2018 से शुरू की थी। तो 2018 का भी कोई मेंबर अगर आज के डेट में मैसेज करता है, तो उसे भी मैं पूरी तरह से हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। तो उस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारा पर्सनली भी आप राइट नेम एंड गाइडलाइन देंगे क्या प्लीज सर? बिल्कुल। देखो क्या होता है, कभी भी आप न्यूमरोलॉजी में जब कोई कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे बड़ी हमारी अंदर की मंशा क्या होती है कि मैं अपना और अपने परिवार वालों का नाम करेक्ट करना सीख जाऊं। तो जब आप कोर्स करोगे ना, कोर्स करने के बाद जो भी पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। और जब आप मुझे अपनी कैलकुलेशन शेयर करके दोगे ना, उसके बाद फाइनल टप्पा मेरी तरफ से लगेगा कि आपने सही किया या गलत किया। कोई गलती भी करके होगी तो मैं रेक्टिफाई करके बता दूंगा। तो उस चीज के लिए भी आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर।
तो कोई और क्वेरी है तो पूछ लीजिए, एंड बाय द टाइम आप यहाँ पर पोस्ट करते करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 यूनिक चीजें और बताना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप सबके काम आएंगे। जिन्होंने किसी कारण से लीव किया हुआ है सो उनसे ही मिस होगा। आप लोग ना क्या नॉर्मली ऐसा होता है कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए, या जितने मेल हैं आपके घर में जो भी फीमेल मेंबर्स हैं उनके लिए खासकर, पूर्णिमा की जो रात होती है ना बड़ी पावरफुल सी रात होती है। और ऐसे समय पर आप क्या करना है कि एक अर्दन बाउल लेना, मिट्टी का बाउल लेना, उसके जिसका माउथ जो है वाइड ओपन रहता है, मटका नहीं लेना है, एक बड़ा सा अर्दन बाउल लेना है, उसके अंदर पानी को फिल करके ना आप टेरेस पर, गार्डन पे, बालकनी में, जहां पर भी डायरेक्ट मून लाइट आती है वहां पर आपने 2-3 घंटे के लिए रखना, सॉरी रात भर रखना है। और सॉरी सनसेट से सनराइज से पहले, सॉरी सनराइज से पहले आप उस बॉल को लेकर आइए और उससे आपको अपने फेस को वॉश करना है। ट्रस्ट मी, जितने भी कॉस्मेटिक्स आप लोग पैसा खर्च करते हैं ना कॉस्मेटिक्स के ऊपर, वो उतनी खूबसूरती नहीं दे सकता है जितनी चंद्र की पावर दे सकती है। तो रात भर उस पर्टिकुलर बाउल को भर के रखिए, सुबह सनराइज से पहले उसे लेकर आइए और उसे अपने फेस को वॉश कीजिए। आपको कुछ समय के अंदर एक अलग चेंज आपके फेस पर देखने को मिलेगा। इन केस कई बार ऐसा होता है कि फेस पर कील मुहासे या कोई दाग रह जाता है, वो भी इससे पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। पूरी तरह से नहीं तो एटलीस्ट आपको मेजर 90% अबाउ तक आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन की जब बारी आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारी आती है, तो हम कई बार इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को करते हैं, लेकिन कई बार चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। वो इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि टाइमिंग हमारा कई बार गलत होता है। सो दो इंपॉर्टेंट टाइम आप नोट डाउन कर लीजिए, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद। ये जो समय होता है ना, इस टाइम पर ना दिन होती है ना रात होता है, और बेसिकली इसे हम बोलते हैं रीसेट पॉइंट, जहां पर राहु केतु एक्टिवेटेड होते हैं। और राहु केतु जब एक्टिवेटेड होते हैं ना, इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है। तो कोई भी आप जाप कर रहे हो, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हो, आपने देखा होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाता है, सनराइज से पहले या सनसेट के बाद किया जाता है। जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस होती है, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जितनी भी जगह पर होती है, यहाँ पर पूजा वगैरह भी कब होती है? सनराइज से पहले या सनसेट के बाद। तो ये दो समय बड़े पावरफुल होते हैं। तो आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करना है, कोई भी मेडिटेशन करना है, कुछ भी करना है, ये दो समय बड़े पावरफुल से होते हैं। तो आप यहाँ पर चीजों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो आपको वर्कशॉप में मैं देना यहाँ पर चाहूंगा। अब जाते जाते 2-3 सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हमें तो न्यूमरोलॉजी आती है, मुझे तो लो शुगर किया हुआ है, मैं तो नेम करेक्शन भी करना चाहता हूँ। तो मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सवाल तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि अल्लू अर्जुन के केस में उनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख को है, लेकिन उनका नेम नंबर 1 आकर उनको कैसे सूट कर गया। सेकंड बात आती है कि आप सब राखी सावंत को तो जानते ही हैं। अब राखी सावंत के केस में ना उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर रिपीटेड नहीं है, क्योंकि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर रिपीटेड होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि वो सामने वाला बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। लेकिन राखी सावंत के पास उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1978, तो कोई भी रिपीटेड नंबर 9 नहीं है। तो राखी सावंत को गुस्सा क्यों आता है? दूसरा मेरा आप सबसे सवाल यह है कि प्रियंका चोपड़ा के केस पे अगर आप देखेंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1982। कॉम्बिनेशन है 99 का और नेम नंबर है 47, यानी 2 नंबर पर। अब ऐसे केस में 2 और 9 20 होते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है 99 का और नेम नंबर 9 पे, सॉरी 2 पर। तो यहाँ पर एंटी कॉम्बिनेशन के बावजूद भी प्रियंका चोपड़ा को इतनी सक्सेस कैसे मिल गई? सो लोकली और ग्लोबली दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो सब बहुत बड़े अचीवमेंट्स इनको देखने को मिले हैं। सो 92 एंटी नंबर है ना, फिर इनको कैसे रिकॉग्निशन मिली है? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो डीपली मैं आपको सारा का सारा कवर कराऊंगा ड्यूरिंग द 7 डे के सेशन में। और आप सबसे एक बार और है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर विजिट कीजिए। मैंने लिंक ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। कोर्स का जो कंटेंट है, डिटेल्स है, वो भी मैं आज शाम तक आप सबको शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरा डिटेलिंग दी गई है। और अगर आप में से किसी को मैगजीन अगर अभी तक नहीं मिल पाई है, तो शाम को कोर्स कंटेंट के साथ में एक बार मैगजीन फिर से आपको दे दूंगा और शेयर कर दूंगा, तो उसकी भी डिटेलिंग आप कीजिए। और इतनी डिटेलिंग सोचो, जब आपको करनी आ जाएगी तो आपका मार्केट पे एक अलग लेवल सब देखने को मिलेगा। मैं बार बार एक ही चीज दोहराना चाहूंगा कि जब आप यूनिक बनते हो, जब आप भीड़ से अलग होते हो, तब जाके आपकी पहचान होती है। नहीं तो यही होता है कि हम उसी चीजों को बार बार करते हैं, उसी चीजों को बार बार फॉलो करते हैं, क्लाइंट हमसे भी बोर हो जाते हैं। वो यही बोलेगा कि राजीव जी के पास क्यों जाऊं, ये सारी वही तो बातें बताने वाले हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो जब क्लाइंट को आप यूनिक चीजें, नई चीजें बताते हो ना, तब जाके कन्वर्जन होने की यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो
रश्मि जी ने पूछा है, कहीं पार हम वो स्टार्स बहुत गुड़ के गिर आते हो शनि राहु केतु देन इन आवर फेवर। सॉरी रश्मि जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको एक बार रिपीट करेंगे वापस। प्लीज शेयर द मैगजीन। श्योर श्योर, मैगजीन तो मैं शेयर कर ही दूंगा, जो भी कोर्स कंटेंट वगैरह है। बिलीव मैं आपको जरूर यहाँ पर शेयर कर दूंगा। वी वॉन्ट वी बिलीव वी बिकम यूनिक, बिल्कुल सही बात है रश्मि जी, बिल्कुल सही बात बोला एक्चुअली आपने यहाँ पर। सो एनी क्वेरीज प्लीज मोस्ट वेलकम, आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। और आई थिंक आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर लेट ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन करके वापस से, मैं गैप हो गया था, वापस से रीज्वाइन किया है। तो आप में से अगर पूरा नहीं देख पाए या आप किसी को शेयर भी करना चाहते हैं, तो भी मैं एक काम करूंगा कि शाम के टाइम पर ना इस पर्टिकुलर सेशन का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप खुद भी देख सकते हो, और आपके कोई अगर चाहने वाले हैं, आप जिनको चाहते हो कि आप मैं शेयर करूं, तो आप उनको भी आगे भेज सकते हैं। मैनिफेस्ट इज बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनराइज, बिल्कुल सही बात है। सनराइज से पहले करना है और सनराइज सनसेट के बाद करना है, ये दो बड़े ही पावरफुल टाइम माने जाते हैं। नीता जी का सवाल है, कैन यू रेक्टिफाई इलनेस थ्रू दिस? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग द केस स्टडीज में आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाम के अंदर की एनर्जीज इतनी निगेटिव होती है कि वो हेल्थ इश्यूज भी लेकर आती है। वो भी आपको कराऊंगा विद केस स्टडीज के साथ में। देखो, केस स्टडीज में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक केस स्टडीज नहीं समझोगे, आप रियल टाइम में कर नहीं पाओगे। केस स्टडीज से ना आपको पैतरा पता पड़ जाएगा कि हमने किस एंगल में उस चीजों को देखकर उसे चेंज करना है। देखो, न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी लेटर ऐड कर दिया है। कौन सा लेटर ऐड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। अब लीला रमानी में, राजीव लीला रमानी मेरे नाम की स्पेलिंग में आई ए बहुत बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे कौन सा रिपीट करना है, ये मैं आपको तरीके बताऊंगा। कि कोई भी आई उठाकर आपको लगेगा कि आई की वैल्यू तो एक ही होती है। अब जैसे किसी का नाम अगर मान लीजिए नरेंद्र है, NARENDR है, अब दो बार आर आते हैं। अब कौन से आर को पहले हमने यूज करना है, किसको बढ़ाना है, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में कैसे करना है, ये सारी चीजें ना बहुत इन डेप्थ में आपको शेयर करूंगा इस टाइम पर। अर्जन पॉट टू बी केप्ट ऑन पूर्णिमा नाइट इन मूनलाइट एंड गेट इन नेक्स्ट डे। बिल्कुल। सो क्या होता है कि सिर्फ पूर्णिमा रात के दिन नहीं रखना है। पूर्णिमा रात जिस दिन होती है, जैसे मान लीजिए आज पूर्णिमा की रात है, तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी 7 डेज का ये जो समय होता है ना, ये यहाँ पर मूनलाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये 7 डेज के 7 डेज आपको प्रोसेस करना है। तो चंद्र रोशनी में आपको रखना है, और दूसरे दिन सनराइज से पहले आपको वापस लेकर आना है, उससे अपना फेस को वॉश करना है। चलिए, सो जाने से पहले एक बार और, कि अगर आपका स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर थोड़ी सतर्कता रखिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट के लिए। और इस बात का प्रोडिक्शन साल भर पहले भी किया था। मैं हर महीने 2 महीने में इस चीज को वापस से रिवाइज करता हूँ, ताकि आप में से जितने लोगों का मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि अमेरिका की हालत, यूके की हालत, जापान की हालत आने वाले समय में अच्छी नहीं होने वाली है। और इस तरह के प्रोडिक्शंस आए दिन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन चीज पेजेस को जरूर फॉलो कीजिए। फॉलो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने होते, तो मेरे आज 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स होते। अगर मुझे रोबोटिक फॉलोअर्स अगर परचेज करने होते, वो तो मैं 10-20 हज़ार रुपए देकर भी फॉलो कर सकता था। लेकिन मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ कि फॉलोअर्स की जगह ना अपने फैंस को बढ़ाइए, क्योंकि फैंस एक मायने रखते हैं। फॉलोअर्स तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को जरूर फॉलो कीजिए। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आने वाले समय पर और भी अच्छे अच्छे प्रोडिक्शंस आपको दूं। और मैं एक लिंक और शेयर करूंगा, जहां पर एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर भी डे टू डे एक्टिविटीज जो भी होती रहती है, वहां पर भी अपडेट होती रहती है। सो चलिए, आज का सेशन यही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ नई नई बातें सीखने को मिली होंगी। आप 28 तारीख से जो भी अपकमिंग बैच जो भी स्टार्ट होने वाला है, 28 मार्च से, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप चाहें तो एनरोल करा सकते हैं। मिनिमम में 6,000 रुपीज, एंड बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है, आप 28 की मॉर्निंग को भी पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 लोगों का एक बैच होता है, क्योंकि इस बैच के बाद फिर न्यू बैच, मतलब न्यू पार्टिसिपेंट्स को हम लोग एनरोल करना बंद कर देते हैं। तो जिसको भी एनरोल करना है, आप यहाँ पर एनरोल अपने आप को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग सेशन। होपफुली हम लोग जल्दी मिलते हैं नई नई बातों के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद।